Hello everyone, welcome to Gate Academy Plus. This is Ranjan and you're watching new series on Basic Electrical Engineering module number 6, that is Transformers. नया वीडियो सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी। अपना नया मॉड्यूल हमारा शुरू हो रहा है। जैसा कि आपने अगर फर्स्ट वीडियो जो देखा होगा जहां पे मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि आगे आपको क्या क्या वीडियोस मिलने वाले हैं, जो काफी पहले आया था वो इंट्रोडक्शन वीडियो वेयर वी डिस्कस्ड अबाउट ईच एंड एवरी मॉड्यूल एंड देयर कंटेंट्स दैट यू आर गोइंग टू गेट। सो अब उसी सीरीज का, उसी कंटेंट पोर्शंस का आखिरी मॉड्यूल जो है वो आज शुरू हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अवेटेड था ये, मुझे पता है ये चीज। और इसका नाम ही है जैसा कि ट्रांसफॉर्मर का सीरीज अब हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो अभी तक हम लोगों ने प्रीवियसली जो भी चीजें पढ़ी हुई एक बार क्विक आपको उसका रिव्यू दूंगा, और आज के इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा बता देता हूं जल्दी से। आज के वीडियो में आपको जो चीज देखने को मिलेगी दैट इज the basics about the syllabus that you are going to see in the next upcoming videos of Transformer. Module 6 में आगे आने वाले वीडियोस में जो जो कंटेंट आपको मिलने वाला है वो सारा कुछ आज के इस वीडियो में डिस्कस होगा। सेम टाइम पे साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा कि इस पर्टिकुलर मॉड्यूल का, इस पर्टिकुलर पोर्शन को पढ़ने का क्या फायदा मिलेगा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, तो उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा वो भी आपको बताऊंगा। सिमिलरली एक और चीज के बारे में बात करेंगे दैट इज द इंपॉर्टेंट बुक्स, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर पोर्शन के अंदर न्यूमेरिकल पार्ट का भी बहुत ज्यादा वेटेज है, बहुत ही ज्यादा वेटेज होता है न्यूमेरिकल सेक्शन का। एफिशिएंसी कैलकुलेशन बोल लो, वोल्टेज रेगुलेशन बोल लो, ऑल डे एफिशिएंसी बोल लो, ये सबका कैलकुलेशंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो उनके बारे में भी बात करेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर भी आपको क्या क्या बुक्स रेफर करनी चाहिए, किस तरीके की टेस्ट सीरीज भी हो सकती है आपके लिए आगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, और कैसे क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं, ये सब कुछ हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, लास्ट तक देखना पूरे वीडियो को। जल्दी हमको पता चल जाएगा कि इस मॉड्यूल में क्या क्या मिलेगा। और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत जल्दी एक और अनाउंसमेंट आने वाला है, मॉड्यूल से रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट है, तो मैं आगे चल के कभी बताऊंगा आपको ये। तो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में हम लोग क्या जानने वाले हैं। सो दिस वीडियो इज द वीडियो ऑन ट्रांसफॉर्मर सिलेबस डिस्क्रिप्शन। सिलेबस का डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में कुछ बेसिक चीजें। देखो, इस पूरे मॉड्यूल के अंदर हम लोग ट्रांसफॉर्मर के बारे में जो चीजें पढ़ने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी प्योरली अबाउट द सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स। ये आप लोग बिल्कुल क्लियर रखना, ठीक है। फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक्चुअल में ये पूरा मॉड्यूल बनाया हुआ है मैं चाहता तो इसमें 3 फेज और बाकी सारी चीजें भी इंक्लूड कर सकता था। उसमें स्कॉट कनेक्शन, वाई कनेक्शन, ये सब हम लोग पढ़ सकते थे, बट उतने डिटेल में मैं नहीं लेके जाऊंगा आपको इसके अंदर, सिंस दिस कोर्स मॉड्यूल हैज बीन डिजाइंड ओनली फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कितना जो वेटेज होता है हम लोग उसी की सिर्फ बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये डिजाइंड है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड ही चीजें आपको मिलने वाली है। ये मैं अभी से क्लियर कर देता हूं ताकि ऐसा ना हो कि बाद में कोई स्टूडेंट देख रहा है और उसको हायर सेमेस्टर के स्टूडेंट देख रहा है, उसे लगे कि अरे सर ये तो 3 फेज का मैं वेट कर रहा था, शायद आप स्कॉट कनेक्शन, वाई कनेक्शन ऐसा कुछ पढ़ाओगे, है ना, स्विनबर्न्स टेस्ट वगैरह कुछ आप कराने वाले हो, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं इसके अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको बिल्कुल डे 1 से पता रहेगा कि इसके अंदर सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स मिलेगा। इफ दिस इज इन योर लिस्ट ऑफ इंटरेस्ट तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को देखो, मजा आएगा। बहुत अच्छे से इसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा क्योंकि अवेटेड था। बहुत बार स्टूडेंट्स ने भी मुझे बोला, और मुझे खुद भी एज ए स्टूडेंट जब मैं पढ़ता था तो मुझे भी ये चीज फील होती थी कि ट्रांसफॉर्मर ही एक ऐसा टॉपिक है जो वीक छूट जाता है स्टूडेंट्स का हमेशा, जो हम सिर्फ पेपर क्लियर करने के लिए पढ़ते हैं और एक्चुअल में कंसेप्ट बिल्डअप ही नहीं हो पाता है कई बार उसका। बहुत सारी चीजें होती है ट्रांसफॉर्मर्स के, और ये तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके डे टू डे लाइफ में सारी चीजें इसी के बेसिस पे चल रही है, और इसके ही बारे में हम स्टूडेंट्स को या हम लोगों को आइडिया नहीं होता है सब चीजों का, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ भी लिंक करके आपको चीजें समझाऊं, सो दैट कि आप उसको जब मैं समझा रहा हूंगा तो आप विजुअलाइज कर पाओगे। ये चीज करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का सिलेबस डिस्क्रिप्शन है। ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में बेसिक चीज आपको बता दूं कि इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर जिस टाइप की डिवाइस है, देखो क्या होता है कि बेसिकली मशीन्स का जो पोर्शन होता है उसके अंदर ही ट्रांसफॉर्मर भी आता है। तो अगर आप किसी एग्जाम में अब सिलेबस में देखते हैं कि आपके सिलेबस में मशीन्स भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो मशीन्स के अंदर फिर बहुत सारी वैरायटी हो जाती है। फिर ये डीसी मशीन हो जाता है ना, उसके बाद हो जाता है एसी मशीन। अच्छा, मशीन्स होने के अलावा इनके अंदर और कुछ बाइफर्केशन होता है। भाई देखो, डीसी मशीन्स में भी या एसी मशीन्स में भी मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर भी 2 फॉर्म होते हैं।
इसको आप ऐसे समझो कि अगर ऐसा मशीन की बात भी मैं कर रहा हूं तो मशीन में भी दो वैरायटी की मशीन हो सकती है, या तो फिर रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गए या स्टैटिक मशीन्स हो गए। ठीक है, अब रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर फिर से ये वैरायटी होती है कि या तो डीसी मशीन है या एसी मशीन है। वैसी स्टैटिक मशीनों के साथ भी यही चीज है कि या तो ये डीसी मशीन्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं या तो ये एसी मशीन्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे। अब इनके अलावा और क्या चीज डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको कि डीसी मशीन रोटेटिंग में अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर किसमें क्या होगा, मोटर, और यहां पे क्या हो सकता है, जनरेटर। वैसी एसी मशीन में भी सेम थिंग, मोटर, जनरेटर। स्टैटिक अगर आप पढ़ते हो तो स्टैटिक में डीसी मशीन्स के अंदर क्या हो सकता है, स्टैटिक में डीसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं और अलग अलग टाइप के स्टैटिक डीसी मशीन्स भी आते हैं। सिमिलरली एसी में अगर स्टैटिक पढ़ते हो तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रांसफॉर्मर, मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रांसफॉर्मर। तो इस टाइप की मशीनों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये किस कैटेगरी में आता है, ये भी इलेक्ट्रिकल मशीन की ही कैटेगरी में आता है, लेकिन रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन से अलग है, डिफरेंट है। दिस इज द फॉर्म ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन। बोलने का क्या मतलब है उसको समझो ध्यान से। स्टैटिक मशीन बोलने का मतलब है किसी भी चीज को स्टैटिक जिसको हम लोग बोलते हैं वो ऐसी चीज को बोलते हैं जिसके अंदर कोई मूवमेंट ना हो, जो अपनी जगह पे स्थिर रहे, स्टेशनरी रहे, दैट इज नोन एज स्टैटिक। और ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा ही डिवाइस होता है, एक ऐसा ही मशीन है हमारा जो कि स्टैटिक होके वर्क करता है, अपनी जगह पे कॉन्स्टेंटली रहता है, उसके अंदर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं, कोई चलने फिरने घूमने वाले पार्ट्स नहीं होते हैं उसके अंदर। और ये ट्रांसफॉर्मर आपको जो भी आउटपुट प्रोवाइड करता है जिस भी फॉर्म में, वो तो आगे पढ़ेंगे हम लोग, वो अपनी जगह पे स्थिर रहते हुए ही प्रोवाइड करता है, बिना कोई मूवमेंट किए वो आपको प्रोवाइड करता है। जैसे मैं अगर बात करूं मोटर की, जैसे डीसी मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, तो आपको पता है कि इनकी आउटपुट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन ऑफ एनर्जी पे बेस करती है। किस पे करती है, इलेक्ट्रो मैकेनिकल कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। कौन बेस करता है इस सब चीजों पे, मोटर या जनरेटर। ठीक है, ये लोग की वर्किंग बेस करती है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के ऊपर। जबकि ट्रांसफॉर्मर जो होता है इसकी वर्किंग बेस करती है म्यूचुअल इंडक्शन पे। म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमिना पे ट्रांसफॉर्मर से आपको आउटपुट निकल के आता है, यानी इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन नहीं होता। जब मैं बोलता हूं इलेक्ट्रोमैकेनिकल तो या तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म से मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, कि यानी आपने इनपुट इलेक्ट्रिकल फॉर्म में दिया है और आउटपुट जो है आपको वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कुछ मिल रहा है। सो दैट काइंड ऑफ डिवाइस इज टर्म्ड एज मोटर। अभी पिछले मॉड्यूल में आपने पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है इनके बारे में। और इसका वाइस वर्सा अगर मैं बोलूं कि मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्जन हो रहा है, तो मैकेनिकल इनपुट है, अगर प्राइम मूवर के हेल्प से आप अगर किसी की शाफ्ट को अगर घुमाते हो, आर्मेचर सेक्शन घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, फ्लक्स कट कर रहा है, उससे कुछ ईएमएफ इंड्यूस होती है और वो ईएमएफ के बेसिस पे आपको वैसा आउटपुट करंट मिलती है, उतनी पोटेंशियल मिलती है। तो दैट डिवाइस इज नोन एज जनरेटर। तो ये दोनों ही टाइप की मशीन के अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि इसके अंदर इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होता है। तो यानी आपको इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल चाहिए तो भी कोई मूवमेंट कराना पड़ेगा, और मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है, स्टिल यू नीड सम काइंड ऑफ मूवमेंट इन द मशीन। तो बिना रोटेशन के, बिना मूवमेंट के ये मशीनें काम ही नहीं कर सकती है। तो इसीलिए हम लोग इसको किस कैटेगरी में रखते हैं, रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन की कैटेगरी में। जबकि ट्रांसफॉर्मर इसका ठीक उल्टा वर्क करता है। ट्रांसफॉर्मर की खासियत यही होती है कि इसके अंदर ऐसा कोई रोटेटिंग पार्ट, ऐसा कोई मूविंग पार्ट होता ही नहीं है। सो दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज अ स्टैटिक डिवाइस। आप किसी भी बुक में पढ़ लो ट्रांसफॉर्मर के बारे में, जो डेफिनेशन जब आप पढ़ोगे ना, तो यू विल ऑलवेज फाइंड द वर्ड स्टैटिक। ये वर्ड आपको दिखेगा, स्टैटिक, स्टेशनरी, ऐसा कुछ ना कुछ वर्ड इससे मिलता जुलता आपको डेफिनेटली दिखेगा, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई होगी कि इट इज अ मशीन दैट इज स्टैटिक इन नेचर, जो बेसिकली स्टैटिक रहता है अपनी जगह पे, और फिर उसके बेसिस पे वो कैसा कुछ करता है जिससे कि आउटपुट आपको कुछ इलेक्ट्रिकल फॉर्म में प्रोवाइड होता है। ठीक, ट्रांसफॉर्मर के बारे में एक आध और मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं आपको कि ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं, इट इज अ डिवाइस which works only
ऑन एसी सप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं कई बार जब यूनिवर्सिटी के जब वाइवा में भी जब बैठता हूं और स्टूडेंट से जब मैं क्वेश्चंस करता था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझको आंसर करते थे कि सर इट कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। कोई बच्चे बोलते थे सर इट कन्वर्ट्स डीसी इनटू एसी। भाई साहब डीसी का कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर। देयर इज नो रोल ऑफ डीसी इन ट्रांसफॉर्मर्स, कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, पहले एकदम क्लियर रखो, माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लो, वाइप आउट कर दो अगर कहीं डीसी आपको दिखाई भी दे रहा है ट्रांसफॉर्मर के आसपास तो। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हटा दो इस चीज को दिमाग से अभी फिलहाल के लिए। देखो, इट इज अ डिवाइस दैट वर्क्स प्योरली ऑन एसी सप्लाई, क्योंकि यार उसका मुद्दा ही ऐसा है ना, डिवाइस तो स्टैटिक है। ठीक, अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे आपको इसको काम करवाना है, भाई ईएमएफ इंड्यूस करानी है ना आपको सेकंड सेक्शन पे। चलो इसको समझा ही देता हूं मैं, या नहीं समझाता हूं, रुको अगली स्लाइड में जब मैं पहले आपको इसका पूरा कंटेंट बता दूंगा तो मैं वहां आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया दूंगा इसका। डिटेल में अभी बात करेंगे, बहुत सारा कंफ्यूजन मुझको दूर भी करना है। जब मैं एज अ स्टूडेंट जब पढ़ता था तो मुझे जो कंफ्यूजन आते थे और फिर जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता था उनको जो डिफरेंस मुझको दिखता था कंफ्यूजन के फॉर्म में, तो उन सब का पूरा मिक्सचर है मेरे पास और मैं उस सारे के सारे डाउट्स को आपको क्लियर करके देने वाला हूं। तो वीडियो सीरीज बहुत अच्छी होने वाली है, मजा आएगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो दैट इज मतलब ये वसूल हो जाएगा मेरा मेहनत करना कि अगर आप स्टूडेंट्स को ये चीज पसंद आती है तो। ठीक है, और मेरी 100% एफर्ट रहेगी कि आपका डाउट क्लियर हो के ही आप जाओ। अगर आप इतनी देर का ये वीडियो देख रहे हो, अपना नेट पैक इतना खर्च कर रहे हो इस चीज के ऊपर, तो डेफिनेटली आपको उसका उतना अच्छा आउटपुट मिलना भी चाहिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। तो ट्रांसफार्मर का क्या है कि इट वर्क्स ओनली ऑन एसी सप्लाई। अगर कोई आपको बोलता है इट इज डीसी सप्लाई पे वर्क करने वाला मशीन, तो रिजेक्ट दैट प्रपोजल एंड रिजेक्ट दैट पर्सन एज वेल। तो ट्रांसफार्मर वर्क्स ओनली ऑन एसी सप्लाई, प्योरली एसी सप्लाई पे काम करता है। क्यों? इससे जुड़ा हुआ कुछ फिनोमिना है जो सिर्फ और सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्सेस से ही मिल सकता है। ठीक है, उनका ऑल्टरनेट होना ही इस डिवाइस की जान है, इस डिवाइस की बेसिक है, जिसके फिनोमिना पे ये वर्क कर सकता है, जो कि डायरेक्ट करंट या एक स्टेडी स्टेट सप्लाई से पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, ये चीज अभी जान के रखो, आगे फिर मैं बताऊंगा कि क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो प्योरली एसी पे काम करने वाला डिवाइस है। हम लोग इसकी एफिशिएंसी का कैलकुलेशन करते हैं, परसेंटेज एफिशिएंसी ईटा से ऐसे हम लोग शो करते हैं, जिसको कि हम लोग आउटपुट अपॉन इनपुट पावर इनटू 100 के फॉर्म में परसेंटेज एफिशिएंसी इसकी कैलकुलेट करते हैं कि ये मशीन आपको कितना आउटपुट दे रही है विथ रिस्पेक्ट टू आपने उसको कितना इनपुट पावर दिया, इनटू 100 के फॉर्म में आपको मिल जाएगा परसेंटेज एफिशिएंसी। अब माइंड में आपके क्वेश्चन आएगा, देखो मैं ये मान के चल रहा हूं, आप बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपने 12th में उससे पहले या उससे भी पहले जो भी कुछ पढ़ा हुआ है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सब भूल चुके हो, आपको नहीं पता है। ठीक है, आपको कुछ भी याद नहीं है। मतलब मैंने बताया ना कि जो आखिरी बेंच में जो बच्चा बैठा हुआ है मैं उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहा हूं। ठीक, तो मैं एकदम जीरो से आपको पढ़ाऊंगा ये चीज। तो मैं आपको ये क्लियरली बता दूं, अगर किसी स्टूडेंट के माइंड में अब नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहा होगा कि सर ठीक है एसी सप्लाई पे तो काम कर रहा है, जब ट्रांसफार्मर रोटेट ही नहीं करता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन ऑफ एनर्जी पे वर्क ही नहीं करता है, तो भाई मोटर और जनरेटर का तो हमको पता था कि अगर मोटर है उसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो तो शाफ्ट घूमने लग जाएगी, उसका हम लोग कुछ यूज कर सकते हैं उसके रोटेशन का। जनरेटर है उसको आप घुमा रहे हो तो उससे आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा, तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ठीक है कन्वर्जन है। ये ट्रांसफार्मर जब इलेक्ट्रोमैकेनिकल पे काम ही नहीं करता है तो आउटपुट किस तरीके से देता है, किस तरीके का आउटपुट मिलता है ट्रांसफार्मर में, क्या इनपुट देना पड़ता है इसको, इनपुट में क्या लेता है, आउटपुट में क्या देता है, ये सारा कुछ आपके माइंड में आ रहा होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर जो है इसकी खासियत ये, अब आपको सुन के हंसी आएगी कि ट्रांसफार्मर इज एसी डिवाइस, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इट इज एसी मशीन, ऐसी मशीन जो ऑल्टरनेटिंग सप्लाई पे काम करने वाली मशीन है। ठीक, ये एसी टू एसी ट्रांसफर करता है। हंसी आ रही है आप लोगों को? हाँ, एसी टू एसी ट्रांसफर करता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का इनपुट भी ऑल्टरनेटिंग करंट होता है और आउटपुट भी ऑल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में ही आपको मिलता है। तो फिर खास क्या है, क्यों लगा रहे हो ट्रांसफार्मर, व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रांसफार्मर? ठीक, क्वेश्चन तो डेफिनेटली आ रहा होगा ना माइंड में, बहुत सारे क्वेश्चन उठ गए होंगे अचानक से कि सर तो फिर क्या है ये। क्योंकि जब मैं वाइवा लेने जब जाता था तो स्टूडेंट्स मेरे सामने यही चीज बोलते थे, बहुत सारे स्टूडेंट यही बोलते थे कि सर इट इज डीसी टू एसी कन्वर्टर। समझ में आता था कि हाँ भाई कुछ वर्क तो डन हो रहा है, भले उनका आंसर गलत था लेकिन उनके माइंड में ये चीज था कि हाँ कुछ तो कर रहा है, तभी तो यूज कर रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, अगर ये यूजलेस होता तो फिर क्या इतना इंपॉर्टेंस था, क्यों सब लोग इतना ट्रांसफार्मर करते रहते हैं, गली मोहल्ले में ट्रांसफार्मर लगाते हैं, सब टॉयज में डिवाइसेस में ट्रांसफार्मर लगता है, तो इतना क्या खास है, ये तो एसी को एसी में बदल रहा है।
जो चीज पहले ही ऑल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में थी उसको ऑल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में बदल के क्या बड़ा काम कर दिया इसने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अच्छा, और एसी टू डीसी अगर ये कन्वर्ट करता, अगर ये 2 मिनट के लिए मैं बात करूं कि अगर ये एसी टू डीसी का कन्वर्टर रहता तो उसको हम लोग क्या बोलते, दैट वुड हैव बीन टर्म्ड एज अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज कर देता है, एसी को डीसी में चेंज कर देता है। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मर जो होता है, चलो ट्रांसफॉर्मर के बारे में बात करने से पहले एक और चीज बता दूं कि एक और डिवाइस होती है जो डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में चेंज करती है। इसको क्या बोलते हो आप, इसको क्या बोलते हो आप लोग, जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करे, दैट इज इन्वर्टर, है ना। ये पढ़े हुए हो ना आप लोग, 12th के स्टूडेंट हो गए तो रेक्टिफायर तो पढ़े ही होगे, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो गए तो इन्वर्टर नहीं पढ़ोगे तो पढ़ लोगे आगे चल के। या इन्वर्टर तो यार नॉर्मल बोलचाल में भी देखोगे, कईयों के घर में तो होगा, आप लोगों के घर में से क्या होता है, इन्वर्टर कैसे काम करता है, आपके घर की सप्लाई चली जाती है, ठीक, जैसी सप्लाई जाती है इन्वर्टर ऑन हो जाता है और आपके घर में एक आध दो चीजें जो भी इससे जुड़ी हुई है उसको टर्न ऑन कर देता है, उसको आप यूज कर सकते हो, नॉर्मल तरीके से वर्क करती हैं। तो भाई आपका जो फैन है अगर चल रहा है इन्वर्टर से, तो फैन इज अ एसी डिवाइस नॉर्मली, ठीक है। यूजुअली जो हमारे घरों में पंखे लगे होते हैं वो ऑल्टरनेटिंग सप्लाई पे काम करने वाले डिवाइस होते हैं। आपकी एसी सप्लाई इसके अंदर आती है, फैन आपका घूम रहा है, हवा दे रहा है। अब क्या हो गया, जैसे लाइट चली गई तो इन्वर्टर इसको सप्लाई दे रहा है और ये वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि वो उस एसी पे काम करता है। इन्वर्टर के अंदर क्या चीज लगी होती है, कुछ नहीं होता है, बैटरी होती है और उसकी एक सर्किट बोर्ड होती है जो पूरा कन्वर्जन वर्क प्रोसेस करती है इसके साथ। बैटरी आपको वही नॉर्मल आउटपुट सप्लाई देता है। बैटरी की जो आउटपुट सप्लाई होती है, अगर वो 12 वोल्ट की 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है, तो आपको उतना ही वोल्ट डीसी में आउटपुट दे रही है। ध्यान रखना, बैटरी अगर आउटपुट दे रहा है तो किसमें दे रहा है, डायरेक्ट करंट सप्लाई। तो जो सोर्स है, जो इनपुट है वो डीसी है, आउटपुट क्या निकल के आ रहा है, तो भाई इन्वर्टर प्रोसेस के अंदर से जाने के बाद वो एसी में पहले कन्वर्ट होता है, उसी 12 वोल्ट एसी या 24 वोल्ट की एसी में कन्वर्ट होता है और वहां पे ट्रांसफॉर्मर उस एसी की मैग्नीट्यूड को बढ़ाता है और आपको अगर इसमें 220 वोल्ट की सप्लाई देनी है इस फैन के अंदर, तो वो उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और आपको फिर स्विचेस के थ्रू यहां तक पहुंचा के दे देगा, ठीक है। तो दैट इज अ डीसी टू एसी कन्वर्टर, जिसको कि हम लोग इन्वर्टर बोलते हैं। और पहला रेक्टिफायर होता है जो एसी को डीसी में, रेक्टिफायर तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, हाफ वेव, फुल वेव, एक डायोड का यूज करते हैं, 2 डायोड का यूज करते हैं और 4 का यूज किया तो ब्रिज रेक्टिफायर बन गया वहां से, ठीक है। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसकी भी आपने वेव फॉर्म वगैरह भी पढ़ी होगी, कुछ ऐसी कुछ वेव फॉर्म आप लोगों ने ऐसा देखी होगी, ठीक है। तो अगर फुल वेव रेक्टिफायर है तो ऐसा कुछ मिला होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर है तो ऐसा मिला होगा, तो इस टाइप का कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इन टॉपिक्स पर नहीं जाते हैं, ये एक एंटायरली डिफरेंट टॉपिक है। अभी हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, दैट इज ट्रांसफॉर्मर्स। इसकी मैं बात कर रहा था तो मैंने आपको बताया कि ट्रांसफॉर्मर इज अ एसी टू एसी डिवाइस। ट्रांसफॉर्मर इज अ एसी टू एसी डिवाइस। क्या करता है, एसी को ऑल्टरनेटिंग सप्लाई पे ही काम करता है और एक लेवल ऑफ पोटेंशियल को दूसरे लेवल ऑफ पोटेंशियल में चेंज करता है, बस इतना ही करता है। तो क्या बोल सकता हूं मैं ट्रांसफॉर्मर के बारे में, एक स्टेटमेंट लिख लेता हूं कि इट इज a static transformer is a static machine which transfers the potential from one level to another, ठीक है। एक कंडीशन भी है, without changing its frequency। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ट्रांसफॉर्मर का, अगर आपको लिखना है, नोट करना है तो आप इसको नोट कर सकते हो। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर अ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर पढ़ना है, समझना है, तो उसके लिए ये डेफिनेशन के गो थ्रू आपको होना पड़ेगा, इस डेफिनेशन को प्रॉपरली समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, अ ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक मशीन, अ ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन विच
ट्रांसफर्स द पोटेंशियल फ्रॉम वन लेवल टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी। एकदम जनरल एक्सप्रेशन मैंने लिखा हुआ है, जनरल जो इसका डेफिनेशन हो सकता है मैंने वो लिखा हुआ है। एकदम वेल डिफाइंड तो मैं नहीं बोलूंगा इसको, बट इट इज अ जनरल थिंग जो आपको समझने में आसान हो जाए। ठीक है, लिखा ये हुआ कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन होता है जो किसको ट्रांसफर करता है, इट ट्रांसफर्स द पोटेंशियल को ट्रांसफर करता है, वोल्टेज को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम वन लेवल टू अनदर, एक लेवल से दूसरे लेवल में भेजता है किसको, वोल्टेज को। ठीक है, एक सर्किट से दूसरी सर्किट भी लिखा होता है कई किताबों में, वो भी सही है, बिल्कुल इक्वली करेक्ट है कि एक सर्किट से दूसरी सर्किट में ट्रांसफर करता है और एक लेवल से दूसरे लेवल में बदल के भेजता है। ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन इसमें आपको दिख रहा होगा कि विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को नहीं चेंज करता है ट्रांसफार्मर। कोई भी ट्रांसफार्मर अगर आप पढ़ लो, किसी भी टाइप का ट्रांसफार्मर है, इट नेवर चेंजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सप्लाई। आपने इनपुट सप्लाई में जितनी भी फ्रीक्वेंसी रखी हुई है, आपको सभी को पता है कि इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड दैट इज ऑफ 50 हर्ट्ज। तो अगर 50 हर्ट्ज की एसी सप्लाई आपको दी जाती है, आपने एसी सप्लाई ऑफ 50 हर्ट्ज उसको प्रोवाइड किया इनपुट में, तो डेफिनेटली आउटपुट साइड में भी वो आपको फ्रीक्वेंसी तो सेम देगा, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ही आपको आउटपुट मिलेगा। यानी आपकी जो भी डिवाइसेस, जो भी मशीनें वर्क कर रही हैं उससे जुड़ी हुई, उनकी फ्रीक्वेंसी में, उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आता है इफ यू आर यूजिंग अ ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर में आप कोई भी टाइप के ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हो, बहुत सारी वैरायटीज होती है इसके अंदर भी, आगे जब पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये फ्रीक्वेंसी को तो नहीं चेंज करता है, लेकिन पोटेंशियल को ये ट्रांसफार्मर एक लेवल से दूसरे लेवल में बदल के रख देता है, पोटेंशियल को एक लेवल से दूसरे में बदलता है। तो ये ऐसा कैसे कर लेता है ये, इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफार्मर एक्चुअल में होता कैसा है, दिखता कैसा ट्रांसफार्मर, इसके अंदर क्या क्या बेसिक चीजें होती हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपके सामने देखो बोर्ड पे एक डायग्राम बना रहा हूं मैं। यूजुअली नॉर्मली जो ट्रांसफार्मर होता है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। ये यहां पे लगा देते हैं ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स। ये जो व्हाइट कलर से मैंने जो सेक्शन बनाया हुआ है दैट इज रिफर्ड एज द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर का कोर कहलाता है, जिसके ऊपर की हम लोग कॉपर के या एल्यूमिनियम के जो भी कंडक्टर सेक्शंस होते हैं उसकी वाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये एक सेक्शन ऑफ वाइंडिंग कहलाती है, और इसको यूजुअली अगर बोला जाए तो इसका नाम जो होता है दैट इज रिफर्ड एज प्राइमरी वाइंडिंग। दिस इज रिफर्ड एज प्राइमरी वाइंडिंग। ये इसके दो टर्मिनल्स दिख रहे हैं आपको। ये पूरा कोर सेक्शन होता है जो मेटल से बना होता है। कोर की भी खासियत जानेंगे हम लोग। जो इसका कोर सेक्शन होता है वो कोल्ड रोल्ड एल्यूमिनियम का यूज करते हैं मेजरली। लिख देता हूं मैं, कोल्ड रोल्ड एल्यूमिनियम या सॉफ्ट आयरन। ठीक है, इस टाइप के ऐसे किसी भी मेटल का यूज हम लोग करते हैं। एल्यूमिनियम है ये या सॉफ्ट आयरन है, तो ऐसे किसी मेटल का यूज करके इस कोर को डिजाइन किया जाता है। कभी भी कोर सेक्शन को एक थिक कंडक्टर, एक थिक मेटल का यूज करके नहीं डिजाइन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, आगे चल के जब मैं आपको लॉसेस वगैरह के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहां हम लोग इस चीज को समझेंगे कि कभी भी कोर सेक्शन को एक थिक मेटल के फॉर्म में नहीं डिजाइन करते हैं। क्यों, उसका कारण क्या है, आने वाले वीडियो में आपको उसका कारण बताऊंगा मैं। तो हम लोग इसके कोर को थिन सेक्शंस के फॉर्म में डिजाइन करते हैं, और वो सभी पतले पतले जो स्ट्रिप्स होते हैं, शीट्स जो होती हैं, उन सभी शीट्स को एक साथ स्टिक कर दिया जाता है, बाइंड किया जाता है टू फॉर्म अ सिंगल थिक रेक्टेंगुलर कोर। ठीक, अब कोर सेक्शन के साथ होता क्या है कि यहाँ पे एक वाइंडिंग की जाती है जिसका नाम हम लोग करते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, और इसके दूसरे एंड पे, दूसरे सेक्शन पे भी एक सेट ऑफ कंडक्टर्स लगे होते हैं, उससे भी हम लोग फिर वाइंडिंग यहां प्रोवाइड करते हैं, जो कुछ ऐसा आपको यहां पे दिख रहा होगा। और इस वाइंडिंग को बोला जाता है, इस वाइंडिंग का भी नाम होता है, जैसे इसका नाम फर्स्ट वाले का हम लोगों ने बोला प्राइमरी वाइंडिंग, तो सिमिलरली द सेकंड पोर्शन वाइंडिंग इज नोन एज सेकेंडरी वाइंडिंग। इस पोर्शन की वाइंडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये पूरा का पूरा आपका ट्रांसफार्मर सेक्शन होता है। ये जो पोर्शन होता है, ये जो हम लोग कोर का पोर्शन जो डिजाइन करते हैं, इट इज यूजुअली मेड ऑफ अ लो रिलक्टेंस पाथ। कोशिश ये की जाती है कि उसका रिलक्टेंस जो हो वो लो होना चाहिए, परमियंस शुड बी हाई,
द वैल्यू ऑफ परमियन शुड बी हाई। तो आपको मैं एक बार याद दिला दूं, रिलक्टेंस क्या होता था? रिलक्टेंस आपने मैग्नेटिक सर्किट्स में ये टर्म पढ़ा था, और रिलक्टेंस वाज डिनोटेड बाय S, दैट वाज इक्वल टू L अपॉन A म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ठीक है, तो हमको ये पता रहता है कि रिलक्टेंस जो होता है, अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर आप इंक्रीज कर देते हो तो रिलक्टेंस विल इंक्रीज। व्हाट इज रिलक्टेंस? रिलक्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड टू द ट्रांसफर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सिस्टम जो है यहाँ पे जब आपने वाइंडिंग लगा के रखी हुई है, तो यहां से आप कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स को ट्रांसफर कर रहे हो दूसरे साइड पे। ट्रांसफार्मर बेसिकली कैसा वर्क कर रहा है? ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें इनपुट में आप एसी सप्लाई दे रहे हो। अब आपके माइंड में एक थिंग आएगा कि सर एसी सप्लाई पे ही क्यों काम करता है ट्रांसफार्मर, व्हाई डजंट वर्क ऑन डीसी सप्लाई? तो तुरंत इसको क्लियर कर लेते हैं जल्दी से। ट्रांसफार्मर देखो बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको आप सिर्फ और सिर्फ एसी पे ही वर्क करा सकते हो, डीसी पे नहीं। और आउटपुट भी आपको अल्टरनेटिंग फॉर्म में ही प्रोवाइड करेगा, एसी आउटपुट देगा। ठीक है, कारण क्या है इसका, रीजन क्या है? देखो ट्रांसफार्मर के अंदर सिंस देयर इज नो मूविंग पार्ट, और ये वर्क करता है किसके ऊपर? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अब फैराडेज लॉ ये बोलता है कि द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कट बाय अ कंडक्टर, ठीक, the amount of magnetic flux cut by a conductor will decide how much EMF will get induced in those conductors। क्या बोला मैंने? उसको दूसरे तरीके से मैं बोलता हूं कि the EMF induced in a conductor is directly proportional to the amount of magnetic flux cut by the conductors। तो मतलब जितना मैग्नेटिक फ्लक्स इस कंडक्टर से कट होगा उतनी ही EMF इंड्यूस होगी, उतना ही फ्लक्स ट्रांसफर होगा, उतनी EMF इंड्यूस होगी सिस्टम के साथ। तो फ्लक्स जितनी लिंक होगी इस सिस्टम के साथ उतना EMF ये बनाएगा। हमको आउटपुट में EMF चाहिए। देखो ट्रांसफार्मर का यूज कहां होता है? बेसिकली वोल्टेज को एक लेवल से दूसरे लेवल में बदलना। कम वोल्ट जनरेट करके अगर मुझे ज्यादा वोल्ट चाहिए, मैं 12 वोल्ट जनरेट कर रहा हूं और मुझे उस सिस्टम से 220 वोल्ट का आउटपुट चाहिए, देयर आई कैन यूज माई ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसका ठीक वाइस वर्सा भी होता है कि अगर मेरे पास 220 वोल्ट की सप्लाई है और मुझे उसको चेंज करना है इनटू 12 वोल्ट्स, तो मैं क्या चीज लगाऊंगा? या तो मैं रेजिस्टेंस खूब सारा लगा दूं तो हीट के फॉर्म में वो एनर्जी को लूज करना शुरू कर देगा, और वो सबसे इनएफिशिएंट तरीका हो जाएगा फॉर रिड्यूसिंग द पोटेंशियल। पोटेंशियल को कम करना है अगर, और आपने सीरीज में खूब सारे रेजिस्टेंस लगा दिए, उससे भी कम हो जाएगा, नो डाउट, डेफिनेटली उससे कम हो जाएगा। लेकिन वो रेजिस्टेंस क्या करेगा? आई स्क्वायर आर के फॉर्म में हीट डिसिपेट करेगा। आई स्क्वायर आर के फॉर्म में हीट जो है वो डिसिपेट करना शुरू कर देगा, और रेजिस्टेंस के मैग्नीट्यूड को आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे हीट की वैल्यू और ज्यादा होती चली जाएगी, ज्यादा हीट करना शुरू करेगा। डेफिनेटली वोल्टेज को भी ड्रॉप करेगा, लेकिन हीट इतना बढ़ जाएगा कि आपका सिस्टम टोटली इनएफिशिएंट हो जाएगा, और थर्मल कोफिशिएंट जो है उसके कारण फिर रेजिस्टेंस के बिहेवियर में और करंट वगैरह की जो चेंजेस आएंगी वो तो है ही है। तो इसको एफिशिएंटली करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं कि वोल्टेज की वैल्यू को एक लेवल से दूसरे में बदल सके। वो लेवल दोनों हो सकता है, वो जो वोल्टेज की वैल्यू है वो इंक्रीज भी की जा सकती है और रिड्यूस भी की जा सकती है अगर ऑल्टरनेटिंग सप्लाई है तो। वो कैसे होता है उसको भी समझेंगे हम लोग ग्रेजुअली, लेकिन अभी फिलहाल आपको मैं बताऊं कि देखो इनिशियली क्या होता है कि हम लोग एसी सप्लाई यहां से देते हैं। मैंने आपको ये बताया कि एसी पे ही क्यों काम करता है, उसको समझेंगे हम लोग पहले। तो इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा है किसके बेसिस पे? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये बोलता है कि ईएमएफ उतनी इंड्यूस होगी जितना फ्लक्स लिंक होगा कॉइल कंडक्टर्स के साथ। जो कंडक्टर्स हैं जितना फ्लक्स काटेंगे, जितना फ्लक्स कट होगा उनसे, उतना ही ईएमएफ बनेगा सिस्टम के अंदर। ये तो एकदम फिक्स है, क्लियर है ये चीज आपको? ठीक है, ये सेम थिंग मैंने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के डेडिकेटेड वीडियो के अंदर भी बताया हुआ है, डीसी मशीन्स मॉड्यूल 5 में मिल जाएगा आपको वीडियो, तो डेफिनेटली नहीं देखा है तो उसको देख लो। अब इस केस में आपको पता है इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर देयर इज नो मूविंग पार्ट्स, कोई मूविंग पार्ट होता ही नहीं है ट्रांसफार्मर के अंदर, इट इज अ स्टैटिक डिवाइस। तो अगर डिवाइस स्टैटिक है तो फ्लक्स कट कैसे होगी? क्योंकि आपको भी ये चीज पता है, इन केस ऑफ डीसी मशीन की भी मैं बात करूं या एसी मशीन की भी हम लोग जब पढ़ रहे थे तो वहां भी हम लोगों ने देखा था कि ईएमएफ इंड्यूस अगर करना है तो आपको एक रिलेटिव मोशन की जरूरत पड़ेगी, रिलेटिव मोशन बिटवीन अ सेट ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर सपोज कि यहां पे एक सोलेनॉइड सेक्शन में बना देता हूं, इफ सपोज आई मेक अ सोलेनॉइड सेक्शन ओवर हियर एंड देन इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स का कंडक्टर वाइंडिंग मैंने कर दिया, इन दो पॉइंट्स के बीच में उसका आउटपुट मैं ले रहा हूं, और इसी से थोड़ा सा पास में मैंने यहां पे एक मैग्नेटिक सेक्शन बना लिया, एक बार मैग्नेट मैंने रखा हुआ है। ठीक है, इफ बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर ये दोनों स्टेशनरी है तो विल आई गेट एनी सॉर्ट ऑफ ईएमएफ इन द आउटपुट? नो,
आंसर इज नो। आपको बाहर यहां आउटपुट में कोई भी ईएमएफ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज टू, बोथ ऑफ देम आर स्टैटिक विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? स्टैटिक है। अगर ये स्टैटिक है तो इससे नुकसान क्या है? लॉस क्या है? तो अच्छी चीज है कि स्टैटिक है, कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम इससे क्या आता है? देखो, हमको ये पता है लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो ऐसे नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होंगी, ठीक है? ऐसा लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो हमको दिख रहा होगा यहां से। लेकिन अगर ये फ्लक्स इस कंडक्टर के सेट से कट ही नहीं होगा तो ईएमएफ ही नहीं इंड्यूस होगी। किस बेसिस पे ये चीज होता है? हमको ऑलरेडी पता है ना, ये चीज तो पढ़ा हुआ है आप लोगों का भी। EMF E is equals to minus n d phi upon dt. This is the form with which the EMF induced has been represented. तो EMF induced EMF जो है इसकी वैल्यू को आप रिप्रेजेंट करते हो with minus n d phi upon dt. So what is this d phi upon dt? It is the amount of magnetic flux linked with the conductor in the given duration of time, या rate of change of flux with respect to time. इस बेसिस पे आप बताते हो कि कितनी ईएमएफ सिस्टम के अंदर इंड्यूस होगी। तो उस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जितनी फ्लक्स सिस्टम के साथ लिंक हो रही है उतना ही ईएमएफ बनेगा, उतना ही प्रोपोर्शन में बनेगा इफ द नंबर ऑफ टर्न्स हैज बीन फिक्स्ड। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स जो है एन की वैल्यू है इसको अगर आप फिक्स कर देते हो, चेंज नहीं होने देते हो, सो इन दिस केस जितना फ्लक्स आप लिंक करोगे उतना ईएमएफ बन रहा है, ठीक? तो यहां पे इन दिस केस अगर ये दोनों को मैंने स्टेशनरी रख दिया है, अगर कोई रिलेटिव मोशन हो नहीं रहा है, तो ये आपकी फ्लक्स तो है यहाँ पे, लेकिन वो कंडक्टर से कट नहीं हो रही, और जब तक वो फ्लक्स कट नहीं होगी कंडक्टर से उतना ईएमएफ लिंक ही नहीं हो सकता। क्लियर? तो द अमाउंट ऑफ फ्लक्स बिकम्स जीरो, एंड इन दिस केस ये पूरा का पूरा वैल्यू अगर आपका जीरो हो जाता है तो ये ईएमएफ इंड्यूस जो होती है वो नेट ईएमएफ जीरो मिलती है आपको। अब क्या करने की जरूरत है कि हमको इन दोनों के बीच में कुछ रिलेटिव मोशन कराना होता है। या तो मैं मैग्नेटिक बार मैग्नेट सेक्शन को कांस्टेंट कर दूं, उसके प्लेस पे स्टेशनरी कर दूं, और उसके रिस्पेक्ट में ये कंडक्टर्स को धीरे धीरे आगे बढ़ाऊं, इस सोलेनॉइड को इसके अंदर से गुजारूं। तो जैसे ये सोलेनॉइडल सेक्शन जो होगा, ये सोलेनॉइड का सेक्शन जो है जैसे ही इसके पास से गुजरेगा, इन दिस केस क्या देखने को मिलेगा आपको? यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होनी शुरू हो जाएगी, कुछ आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा आपको। दूसरा तरीका ये है कि आप सोलेनॉइडल सेक्शन को उसकी जगह पे रहने दो और बार मैग्नेट को इसके अंदर से गुजारो। तो जैसे ही ये बार मैग्नेट इस पोजीशन पे आएगा, जैसे ही ये बार मैग्नेट जो है, ये बार मैग्नेट जैसे ही इसकी अगली पोजीशन ये रहेगी, ऐसा कुछ रहेगा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसकी जो फ्लक्स है वो इन कंडक्टर्स से कट होनी शुरू हो जाएगी। ये ऐसा देखो, ऐसा कुछ दिखेगा। ये बार मैग्नेट अब मूव करते करते नीचे जा रहा है, और इस पोजीशन पे आने के बाद सभी कंडक्टर से इसकी फ्लक्स जो है वो कट होनी शुरू हो जाएगी। जैसी फ्लक्स कट होनी शुरू होगी तो डेफिनेटली फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के बेसिस पे क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होनी शुरू हो जाएगी, और आप बता सकते हो कि E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी के रिलेशन से हमको आउटपुट मिल रहा है। क्लियर है? तो यहां तो समझ में आता है कि यहां पे देखो मोशन कराना पड़ता है, आपको कुछ काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी सो दैट कि विद दैट काइनेटिक एनर्जी इन दोनों में से कोई भी एक चीज दूसरे के रिस्पेक्ट में घूमेगी, मोशन करेगी। ये चीज तो क्लियर हो गया। बट ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर देयर इज नो रोल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का कोई रोल ही नहीं है, बिकॉज इट इज अ स्टेशनरी डिवाइस, इट इज अ स्टैटिक डिवाइस। It doesn't require kinetic energy, neither it gives you kinetic energy output in the section. तो सिस्टम के आउटपुट पोर्शन के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलता है, इनपुट में आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती काइनेटिक एनर्जी। तब फिर रिलेटिव मोशन कैसे होगा? और अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो आपकी मशीन आउटपुट कैसे प्रोवाइड कर सकती है? आपकी मशीन के अंदर ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा उस केस में। तो इस चीज को ठीक करने के लिए ये प्रॉब्लम ना जाए, और ये प्रॉब्लम कब जाएगा ये भी आपको बता देता हूं मैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तब होगा अगर आप यहां पे डायरेक्ट करंट सप्लाई देते हो। क्यों डायरेक्ट करंट सप्लाई देते हो? क्योंकि ये डायरेक्ट करंट का अगर मैं ग्राफ बताऊं आपको तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ स्टेडी स्टेट करंट, ठीक है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये आपका स्टेडी स्टेट करंट का ग्राफ है, ठीक? इसके अंदर ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, बिल्कुल ऐसा लीनियर तो नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट जो ग्राफ है वो आपको मिल रहा है, कांस्टेंट ग्राफ दिख रहा है। पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आ रहा। देयर इज नो पीक वैल्यू, देयर इज नो ऑल्टरनेटिंग साइकिल, देयर इज नो ऑल्टरनेशन, देयर इज नो डिफरेंस इन इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। कोई ऐसा इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ही नहीं। अगर मैं इसकी 3 टाइम इंस्टेंट लेता हूं, टाइम इंस्टेंट T1, T2 एंड T3, तो यू कैन सी कि फॉर ऑल द 3 टाइम इंस्टेंट्स इट इज हैविंग द सेम वैल्यू। फर्स्ट थिंग।
दूसरा चीज आप क्या नोटिस कर सकते हो कि इसमें कोई भी पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू या आरएमएस वैल्यू जैसा कोई टर्म नहीं होता है। आप इसका एवरेज निकालोगे, नेट एवरेज, वो भी सेम दिखेगा आपको। आरएमएस वैल्यू निकालोगे, दैट विल आल्सो बी सेम, एंड पीक वैल्यू पे जाओगे तो दैट इज आल्सो सेम। हर केस में इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो और क्या इसके अंदर कोई फेज शिफ्ट हो रहा है, क्या फेज बदल रहा है क्या इसका? तो इसकी तो फेज भी नहीं चेंज हो रही है, ये तो सेम फेज में स्टे करेगा, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव इसका हाफ साइकिल के बाद कोई ऐसा फेज चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर मैं ऐसी कोई सप्लाई दे देता हूं जो कि कांस्टेंट है इन नेचर और जिसमें एक फिक्स अमाउंट की पोलैरिटी जो है वो क्रिएट हो गई यहाँ पे, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो ऊपर पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा और इधर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा हमेशा। सो इन दिस केस मैग्नेटिक फील्ड आप लेके तो आए यहाँ पे, बट ये मैग्नेटिक फील्ड रुक गया इसी पॉइंट पे, ये ऐसा कुछ दिखाई देगा। मतलब आपकी मैग्नेटिक फील्ड अब यहाँ पे है बट इट इज कांस्टेंट, क्योंकि आपकी सप्लाई जो है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज अ स्टेडी स्टेट सप्लाई। तो नुकसान क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो रहेगी यहाँ पे, लेकिन इसकी मूवमेंट नहीं होने की वजह से आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। हमको कोई ऐसा सोर्स चाहिए, ऐसा सप्लाई चाहिए जो कि इस कॉइल के रिस्पेक्ट में मूवमेंट करे, जो अपनी पोलैरिटी को बदलता रहे, जो लगातार इसके अंदर कुछ साइनोसॉइडल वेव जैसा कुछ बनता रहे, सो दैट कि वो वेव के कारण, वो वेव जो है वो उस कॉइल कंडक्टर से कट हो और उसके कारण ईएमएफ इंड्यूस हो। तो यही मजबूरी होती है, यही प्रॉब्लम होती है कि हमको डीसी सप्लाई से कुछ नहीं हो सकता हमारा। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले तो इस सप्लाई सोर्स को चेंज करना पड़ेगा और इसको बदल के हमको यहाँ क्या लगाना चाहिए, हमको यहाँ पे एसी सप्लाई देने की जरूरत है इस पोर्शन में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एसी सप्लाई जब आप इसके अंदर प्रोवाइड करोगे तो इससे फायदा क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसको एक बार मैं आपको क्विकली रिव्यू करवा देता हूं, बता देता हूं कि इससे क्या बेनिफिट मिलता है। ठीक है, देखो जैसे ही आप लोग वहां पे एसी सप्लाई देना शुरू करते हो, एसी सप्लाई देने से जो बेनिफिट है वो ये है कि एक तो पहला ये ऑल्टरनेटिंग वेव है, इसका वेव कैसा बनता है उसको मैं आपको बताता हूं। एसी के चैप्टर में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि एक ऑल्टरनेटिंग करंट का अगर आप ऐसा वेव ट्रेस करोगे, ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं ओमेगा टी, और इसकी यूनिट हम लोग बताते हैं कि इट इज इन रेडियंस, ओमेगा टी रेडियंस या ओमेगा रेडियंस पर सेकंड बोलते हैं हम लोग इसको, ओमेगा टी रेडियंस बोलूं या ओमेगा रेडियंस पर सेकंड के फॉर्म में। और जो वेव फॉर्म ट्रेस होती है वो कुछ ऐसी दिखाई देगी आपको, जो वेव फॉर्म ट्रेस होगी इट विल लुक समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको समझो थोड़ा। दिस इज द टाइम इंस्टेंट दैट इज फॉर 0, पाई एंड 2 पाई। 2 पाई स्टैंड्स फॉर 360 डिग्री का रोटेशन, 360 डिग्री का अगर रोटेशन हो रहा है तो ऐसा कुछ ग्राफ आपको दिखेगा। और ये जो पूरा पोर्शन था मैं आपको एसी से ही रिलेटेड बता रहा हूं चीजें, तो दिस इज टर्म्ड एज 1 AC साइकिल, दिस इज टर्म्ड एज 1 AC साइकिल, दिस इज 1 AC साइकिल। अब इस एक एसी साइकिल के अंदर क्या क्या चीज हो रहा है इसको थोड़ा ध्यान से समझो। सबसे फर्स्ट थिंग हो रहा है करंट की मैग्नीट्यूड। अगर ये करंट है तो इसकी मैग्नीट्यूड 2 बार अपनी पीक वैल्यू पे पहुंचती है। ऑन द फर्स्ट केस इट इज ऑन पॉजिटिव पीक वैल्यू, फॉर द सेकंड केस इट इज ऑन नेगेटिव पीक वैल्यू, जिसको कि मैं IM से डिनोट करता हूं यहां पे। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट इट विल ट्रेस वेरियस इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, बहुत सारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपको मिलेगी। अगर सपोज मैं इसको डिवाइड कर देता हूं 1 2 3 4 5, 5 इंस्टेंट्स में डिवाइड कर देता हूं, तो ईच इंस्टेंट विल हैव अ न्यू वैल्यू, अ सेपरेट वैल्यू। हर इंस्टेंट की वैल्यू दूसरे वाले इंस्टेंट से डिफरेंट होगी। सो इट विल बी शोन विद I1, I2, I3, I4, I5। ये सब इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं, यानी ऑन ईच इंस्टेंट इट विल ट्रेस अ न्यू वैल्यू, न्यू मैग्नीट्यूड। सभी की मैग्नीट्यूड अलग अलग होगी। अब सबकी अगर मैग्नीट्यूड लगातार चेंज हो रही है, मतलब ये करंट फ्लक्चुएट हो रही है, बदल रही है, इसकी मैग्नीट्यूड जल्दी जल्दी चेंज हो रही है धीरे धीरे, तो अब क्या होगा कि आफ्टर अ हाफ साइकिल इट विल चेंज इट्स फेज, फेज इसका बदल जाएगा आधी साइकिल के बाद। आधी साइकिल के बाद क्या होगा, फेज अपनी शिफ्ट कर लेगी और पॉजिटिव से ये नेगेटिव फेज या नेगेटिव से वापस से पॉजिटिव फेज पे चली जाती है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी लगातार जो है अपनी वैल्यू बदल रही है, स्टेडी स्टेट नहीं है, स्टेबल नहीं है। ऐसा अगर क्वांटिटी आप इसके अंदर प्रोवाइड करते हो, तो साइनसॉइडल वेव अगर इसके अंदर आप देते हो, तो ये लगातार अपनी मैग्नीट्यूड को चेंज करती रहेगी, जिससे कि इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी जो है वो हर हाफ साइकिल के बाद बदल जाएगी। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब क्वांटिटी इसके रिस्पेक्ट में घूम रही है, जो सप्लाई आप दे रहे हो वो इस कंडक्टर सेक्शन के अंदर रोटेट कर रही है, फ्लक्चुएट कर रही है। ठीक, इसके फ्लक्चुएशन से क्या होता है, अगर ये कंडक्टर के रिस्पेक्ट में फ्लक्चुएट करती है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे कुछ
फ्लक्स जो होगा यहाँ का वो इसके थ्रू कट होना शुरू हो गया है, कुछ फ्लक्स जो होगा वो कट होना शुरू हो गया है सिस्टम के साथ। तो यही हमारा मोटिव भी था, क्योंकि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर अगर कोई डिवाइस वर्क करती है तो देयर हैज टू बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन फ्लक्स एंड सेट ऑफ कंडक्टर्स। तो ये सेट ऑफ कंडक्टर थे और इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड जो है अब वो रोटेट होने के कारण अब क्या हो रहा है, सिस्टम के अंदर कुछ फ्लक्स कट होना शुरू होगा। फ्लक्स अगर कट हो रहा है तो उससे क्या देखने को मिलेगा आपको कि यहां पे कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगी और ये जो फ्लक्स है वो इस कंडक्टर पाथ के थ्रू ट्रैवल करेगा आगे, ठीक है, जो कोर सेक्शन है उससे ट्रैवल करते हुए पहुंचेगा सेकेंड साइड पे, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं, यहां जो हम लोग वाइंडिंग करके रखें, दिस इज टर्म्ड एज प्राइमरी वाइंडिंग N1 एंड द अदर वन इज टर्म्ड एज सेकेंडरी वाइंडिंग N2, ठीक है। N1 N2 वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स है। यहाँ पे ध्यान रखना, डीसी मशीन से कंफ्यूज मत होना, वहां पे N जो यूज होता था दैट वाज सिंस इट वाज अ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन, तो N टर्म हम लोग यूज करते थे किसके लिए, फॉर द स्पीड इन आरपीएम, रेवोल्यूशंस पर मिनट होते थे। लेकिन जो स्टैटिक मशीनें हैं उनके अंदर हम N वर्ड जो यूज करते हैं, जो N का नोटेशन यूज करते हैं, दैट इज यूज्ड फॉर नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न्स। ये एकदम क्लियर रखना आप लोग। सो N इज यूज्ड फॉर नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न्स। जितनी भी स्टैटिक डिवाइसेस होती है सबके अंदर N का मतलब वही होता है, ठीक। तो यहां पे जो N1 और N2 की बात कर रहा हूं मैं, तो उतने नंबर ऑफ टर्न्स के हम लोगों ने कंडक्टर वाइंडिंग करके रखे हुए हैं। ऑल्टरनेटिंग सप्लाई मिलने से क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कट हुई विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्टर्स और उससे कुछ ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो यहां से बना वो फ्लक्स इस पूरे कोर के अंदर ट्रांसफर करने लग गया। क्यों ट्रांसफर करने लग गया, क्योंकि आपने पहले ही जो कोर डिजाइन किया हुआ है वो मेटालिक सेक्शन से बनाया हुआ है, साथ ही साथ आपने ये ध्यान रखा हुआ है कि इसकी रिलक्टेंस जो है इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल। ये रिलक्टेंस की वैल्यू एज लो एज पॉसिबल रखा हुआ है हम लोगों ने। रिलक्टेंस को लो रखने का कारण क्या है, तो रिलक्टेंस इज अपोजिशन ऑफर्ड टू द ट्रांसफर ऑफ फ्लक्स। हमको फ्लक्स को भेजना है इस एंड से दूसरे एंड पे, तो हम लोग जानते हैं कि अगर फ्लक्स को आप किसी कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पे ट्रांसफर करते हो तो उसको कुछ अपोजिशन ऑफर होता है ड्यू टू दैट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंडक्टर, बेसिक नेचर ऑफ दैट मेटल। तो हर मेटल के अकॉर्डिंग वो अपोजिशन अलग अलग तरीके का ऑफर होगा, जिसको कि हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, एंड इट इज गिवन एज म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर। परमेबिलिटी के फॉर्म में हम लोग बताते हैं कि कितना अच्छे से ये कंडक्टर जो है इसको ट्रांसफर कर सकता है अपने थ्रू, कांस्टेंट होता है ये, ठीक है। तो अब हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर फ्लक्स ट्रांसफर हो रही है इस पूरे पोर्शन के अंदर से, तो हम चाहते हैं कि जितनी वेबर की फ्लक्स बनी है वो पूरी की पूरी मिल जाए सेकेंड साइड पे। तो मतलब अगर यहां फ्लक्स, एक एग्जांपल के लिए मैं बोलूं कि 0.5 वेबर्स की फ्लक्स आई है, तो आपको ये चाहिए कि ये पूरी की पूरी 0.5 वेबर की फ्लक्स आपको सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंच जाए। सेकेंडरी वाइंडिंग से जैसे ये फ्लक्स कट होगी तो उस रिस्पेक्ट पे ये ईएमएफ बनाएगी E2, दैट विल बी गिवन एज -N2 d∅2 अपॉन dt, ठीक है। अब दोनों का रिलेशन थोड़ा ध्यान से समझना। इनिशियल केस में हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग पे जो ईएमएफ बन रहा था, इनिशियल केस में हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ बन रहा था दैट वाज E1, और इसकी वैल्यू आपने डिनोट किया -N1 d∅1 अपॉन dt, ठीक है। और सेकेंडरी साइड पे जो ईएमएफ बन रहा है दैट इज टर्म्ड एज E2 एंड इट इज गिवन एज -N2 d∅2 अपॉन dt। अब सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि वैल्यू ऑफ ∅1 जो इनिशियली प्राइमरी साइड पे हमारा फ्लक्स बना दैट वाज 0.5 वेबर, ठीक है। और थोड़ी देर के लिए मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे दोनों साइड की वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स आर सेम। कंडीशन क्या मैंने लिया कि N1 इज इक्वल टू N2। अगर यहां पे 1000 टर्न्स पे वाइंडिंग किया हुआ है तो यहां पे भी 1000 टर्न की वाइंडिंग रखी हुई है। क्लियर है। आइडियल केस की अगर मैं बात करूं तो मैं अगर यहां पे सप्लाई देता हूं जिससे कि ईएमएफ कुछ मेरे पास बनती है, सपोज कर लो कि मेरी ईएमएफ यहां बनती है 220 वोल्ट की, ठीक है। फ्लक्स मेरा बन रहा है 0.5 वेबर का। अगर ये कंडक्टर आइडियल केस है और ये कंडक्टर पूरी की पूरी फ्लक्स को भेज देता है इस पॉइंट पे, तो ये फ्लक्स इन कंडक्टर से कट होगी, सेकेंडरी साइड के कंडक्टर से। सिंस यहां से जो मैंने फ्लक्स भेजा था वो 1000 कंडक्टर से कट होके निकलने के बाद का फ्लक्स था जो 0.5 मिला। यही सेम फ्लक्स जब
N2 साइड पे आएगी, जब सेकेंडरी साइड पे आएगी, और यहां पे भी मैंने 1000 कंडक्टर्स लगा के रखे हुए हैं वाइंडिंग करके, और फ्लक्स की वैल्यू अगर जरा भी नहीं बदलती है, तो ये जब कट होगी तो मुझे पता है कि मेरा N2 इक्वल टू N1 है, Phi2 इज इक्वल टू Phi1 है, तो डेफिनेटली E1 और E2 भी सेम आएंगे, यानी E2 जो आपको मिलेगा दैट इज ऑल्सो 220 वोल्ट। अगर मैंने इनपुट में 220 वोल्ट सप्लाई दिया है तो आउटपुट में मुझे कितना मिल जाएगा, 220 वोल्ट सप्लाई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न दोनों जगह सेम रखा और जो फ्लक्स कट हो रही है वो दोनों जगह सेम मिली आपको। तो दिस वाज आवर आइडियल केस। प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या? प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा है। प्रैक्टिकली क्या होता है कि या तो इंटेंशनली और या तो प्रैक्टिकल केस में, इन बोथ द केसेस हम लोग क्या करते हैं, N1 और N2 को सबसे पहले तो इक्वल रखते नहीं है। सबसे पहले तो ये वाला रिलेशन नहीं प्रेफर किया जाता है, क्योंकि आप क्या करोगे, अगर आपको 220 वोल्ट की इनपुट दे रहे हो तो आपको 220 वोल्ट की आउटपुट नहीं चाहिए, आपको उस आउटपुट को चेंज करने की जरूरत है, तभी तो आप ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे हो, अदरवाइज आप क्यों इसको यूज करोगे? ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, या तो N1 ग्रेटर देन N2 कर देते हैं, और या वाइस वर्सा कि N2 ग्रेटर देन N1 बोल सकते हैं। पहला केस तो ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से, जो कंडक्टर वाइंडिंग की हुई है उसके टर्न्स के हिसाब से या तो प्राइमरी साइड की वाइंडिंग को हाई रखते हैं और सेकेंडरी को उसके रिस्पेक्ट में कम रखते हैं, लो रखते हैं, और या इसका उल्टा कर सकते हैं कि आप प्राइमरी साइड को लो कर दो और सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग को हाई कर दो। इन बोथ द केसेस देयर आर डिफरेंट टर्म्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट दिस ट्रांसफॉर्मर्स। दोनों ही केस के लिए हमारे पास कुछ अलग अलग टर्म्स हैं जो इस वैरायटी के ट्रांसफॉर्मर को वेल डिफाइन कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट केस है, जो ये वाला केस है, इससे जो ट्रांसफॉर्मर बनता है जहां N1 इज ग्रेटर देन N2, N1 इसके नंबर ऑफ टर्न्स को मैं बढ़ा देता हूं और N2 के नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर देता हूं, क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? फ्लक्स मान के चल रहा हूं मैं कि अब इस पूरी जगह सेम जा रही है, ठीक है, मेरा जो कोर सेक्शन है वो वेल कंडक्ट कर रहा है और फ्लक्स पूरी की पूरी सेम जाती है यहाँ पे। तो अगर मैंने नंबर ऑफ टर्न्स को हाई रखा प्राइमरी साइड में तो ज्यादा ईएमएफ बनी, सेकेंडरी में पहुंचने के बाद अगर वो कम नंबर ऑफ टर्न से कट होती है, कम कंडक्टर से कट होती है, तो ईएमएफ की मैग्नीट्यूड कम हो जाएगी। इनपुट में अगर मैं 220 देता हूं तो आउटपुट में मुझे कभी भी 220 नहीं मिलेगा, उससे कम ही मिलेगा हमेशा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स इज लेस। तो ऐसे केस में जो ट्रांसफॉर्मर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो दैट इज नोन एज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। दिस इज टर्म्ड एज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में ये ट्रांसफर करेगा सप्लाई को, यानी सप्लाई अगर आप हाई दे रहे हो तो आउटपुट में उस सप्लाई को कम करके आपको देगा। तो अगर किसी को रिक्वायरमेंट है कि 220 वोल्ट का इनपुट दूं और 12 वोल्ट का आउटपुट बस चाहिए, तो आप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर वहां पे यूज कर सकते हो। कैसे स्टेप डाउन कर सकते हो? आप नंबर ऑफ टर्न्स में चेंजेस करके। अगर प्राइमरी साइड की नंबर ऑफ टर्न हाई है, देखो फिनोमिना तो वही है ना, जितनी फ्लक्स कंडक्टर से कट होगी उतना ही ईएमएफ मिलेगा, तो आप नंबर ऑफ कंडक्टर को कम कर दो। अगर फ्लक्स उतनी ही रहती है तो फ्लक्स नहीं बदल रही है तो नंबर ऑफ कंडक्टर को रिड्यूस कर दो, तो अपने आप कम ईएमएफ बनने लग जाएगा। और ठीक इसका उल्टा भी होता है कि अगर प्राइमरी में जितनी वाइंडिंग आप करके रखे हो, इसमें 1000 वाइंडिंग किए हो, तो सेकेंडरी में बढ़ा दो वाइंडिंग को, उसको 2000 कर दो, ज्यादा कर दो, तो फ्लक्स उतनी है, ज्यादा नंबर ऑफ कंडक्टर से कट हो रही है अब, तो डेफिनेटली आपका ईएमएफ भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड केस जो है वो इसी को बता रहा है कि इफ N2 is greater than N1, number of turn of secondary side is greater than number of turn of primary side. So in that case, the transformer will be referred as step up transformer. तो ये आपको यहां से ट्रांसफॉर्मर की दो वैरायटीज मिल जाती है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर और एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, इसकी वर्किंग के हिसाब से। तो जैसा मैंने आपको इनिशियली बताया था कि ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, पोटेंशियल को एक लेवल से दूसरे में बदलता है, तो ये लेवल के हिसाब से दो कंडीशन बनती है, या तो उस पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा होगा या उस पोटेंशियल को कम कर रहा होगा। तो अगर वो उस पोटेंशियल को इंक्रीज करता है तो आप उसको बोलते हो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। इफ इट रिड्यूसेस द पोटेंशियल देन इट इज रेफर्ड एज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये दो वर्ड्स क्लियर हो गए अभी आपको? ठीक है, फिनोमेना वर्किंग इसका एकदम क्लियर है। आगे देखते हैं। तो इनिशियली क्या हुआ, अब फ्लक्स की बात कर लेते हैं। अभी तो आपको नंबर ऑफ टर्न के फॉर्म में समझ में आ गया कि टर्न्स में कितना चेंज आएगा तो आपके ईएमएफ में कितना बदलाव आएगा, लेकिन व्हाट अबाउट द फ्लक्स? क्या लगता है आपको, पूरी की पूरी फ्लक्स सेम जितनी बनती है यहाँ पे वो पूरी सेकेंडरी में जाती है? सो दिस इज द आइडियल केस। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है हर बार। देखो प्रैक्टिकली क्या नुकसान होता है वो आपको बता देता हूं। सबसे पहला जो होता है फ्लक्स का जो लॉस होता है,
वो कुछ फ्लक्स जो होती है अपने आसपास की एयर को एज अ मीडियम यूज करती है और अपनी सर्किट को कंप्लीट कर लेती है। याद करो मैग्नेटिक सर्किट में हम लोगों ने ऐसे फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। ऐसा क्यों होता है उस फिनोमेना को समझ लो, एकदम आसान है। अच्छा हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि जो फ्लक्स यहां से बाहर चली गई और अपना पाथ पहले ही कंप्लीट कर ली, दैट फ्लक्स इज नोन एज फाई एल। इसको हम लोग बोलते हैं, दिस फाई एल इज रिफर्ड एज लीकेज मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको लीकेज फ्लक्स भी बोला जाता है नॉर्मली बोलचाल में। तो लीकेज मैग्नेटिक फ्लक्स का कंसेप्ट क्या बोलता है, कैसे पता चलता है कि लीकेज मैग्नेटिक फ्लक्स होगी या नहीं होगी सिस्टम में? तो बिल्कुल आसान है। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इट इज नॉट एट ऑल बाउंडेड बाय एनी सॉर्ट ऑफ इंसुलेटर। आप पूरे वर्ल्ड में आपने आज तक ऐसा कोई इंसुलेटर नहीं देखा होगा जो मैग्नेटिक फील्ड को बाउंड कर ले, जो रोक ले एक सिस्टम के अंदर, एक पैक कर दे। आप एक बॉक्स के अंदर रख दो और मैग्नेटिक फील्ड उसके बाहर दिखे ही ना आपको, तो दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। हाँ, आर्टिफिशियली डेफिनेटली बहुत सारे तरीके किए गए हैं, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट चलता है इस सब चीज के ऊपर, और बहुत सारे कुछ तरीके हैं जिससे कि आप कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो उसकी फील्ड को, लेकिन फुल्ली आप उसको जीरो कर दो, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, अनलाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बाउंडेड नहीं है कि उसको सिर्फ कंडक्टर के अंदर से ही फ्लो होना है, जो पाथ आपने प्रोवाइड किया है वो उसी से फ्लो हो, दैट इज इट इज नॉट एट ऑल बाउंडेड फॉर दैट। इट कैन इजीली यूज एनी अदर पाथ अवेलेबल इन इट्स सराउंडिंग, चाहे वो एयर ही क्यों ना हो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में दिक्कत ये जाती है कि आप एयर के थ्रू उसको तभी ट्रांसफर कर सकते हो जब वो उसके पूरे सिस्टम को जब आयोनाइज कर सके, ठीक है। उसके आयन्स जो होते हैं वही उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप अगर उसको एयर को आयोनाइज कर देते हो उतनी दूर में, उन दो कंडक्टर्स के बीच का जो एयर है उसको आपने आयोनाइज कर दिया, तो चार्जेस जो है वो एक कंडक्टर से दूसरे तक में जंप कर सकते हैं यूजिंग द एयर। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको उसको आयोनाइज करने के लिए बहुत ज्यादा सप्लाई, बहुत ज्यादा पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो काफी एक्सट्रीम केसेस ऑफ सप्लाई के केस में ही आप कर सकते हो, और डिस्टेंस भी मायने रखता है, तो बहुत सारा कुछ कंडीशन है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के केस में ऐसा कुछ नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड के केस में ऐसा कुछ नहीं है। एक कमजोर से भी अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी, एक लोअर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा, तो इट कैन इजीली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एयर या आसपास की सराउंडिंग या एयर, वैक्यूम, एनी केस आप ले लो, उसके अंदर से आप उसको इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि बहुत हायर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही होना चाहिए। हाँ, डिस्टेंस डेफिनेटली मायने रखता है उस केस में। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी डिसाइड करती है कि कितना आप ट्रांसफर कर सकते हो एयर के थ्रू, बट इवन इन दैट कंडीशन आप एक गुड अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो थ्रू एयर, विच इज नॉट द केस फॉर इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ठीक है। तो क्या होता है कि जब कुछ अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो होती है अपने आसपास की एयर का यूज करके अपनी सर्किट कंप्लीट कर लेती है। आपको पता ही है कि एयर की जो रिलेटिव परमिबिलिटी है म्यू आर, दैट इज 1। एयर की रिलेटिव परमिबिलिटी है 1, और कंडक्टर जो आप डिजाइन कर रहे हो उसको एक अच्छे वेल अमाउंट का कंडक्टर आप डिजाइन करते हो। मतलब अमाउंट बोलने का मतलब है कि एक ऐसा कंडक्टर जिसकी म्यू आर की वैल्यू एयर से तो बड़ी ही होगी। इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू आर ऑफ ए, म्यू आर ऑफ एयर गैप। तो डेफिनेटली एयर से हायर है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है कि वो इसके अंदर से, अगर इसकी म्यू आर की वैल्यू अगर 0 होती तो डेफिनेटली मैं बोलता कि ये एकदम आइडियल केस है और कोई भी लीकेज फ्लक्स यहां से ट्रांसफर नहीं हो रहा है। लेकिन ये 0 नहीं है ना, ये 1 है। इस केस को कैसे समझोगे मैं आपको बताता हूं। बिल्कुल आसान एक तरीका है इस केस को समझने के लिए। इस केस को समझने के लिए आप एक एग्जांपल लो। आप लोग इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़े हुए हो तो आप लोग ये रेजिस्टेंस के एग्जांपल से समझ सकते हो बहुत अच्छा से। सपोज कर लो कि अगर मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, यहां पे ये मेरा रेजिस्टेंस RL है, लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इसके साथ मैंने यहां पे क्या कर दिया है, मैंने यहां पे एक और रेजिस्टेंस लगा दिया जिसका नाम RA रख दिया मैंने, ठीक है। और यहां से मैं कुछ सप्लाई करंट दे रहा हूं I ऑफ 10 एम्पियर्स, ठीक। ये मेरा लोड है, ये मेरा रेजिस्टेंस है RA, ठीक। अब सपोज कर लो कि RA की वैल्यू है 1 ओम और RL की वैल्यू है 300 ओम्स, ठीक। तो बताओ ज्यादा करंट किसके अंदर से जाएगी? तो आपका आंसर आएगा कि सर ज्यादा करंट जो है ये RA के अंदर से जाएगी, और फिर थोड़ी सी करंट जो है वो इसके अंदर से जाएगी, ठीक। क्यों? क्योंकि जिसकी रेजिस्टेंस कम है भाई, ज्यादा करंट ट्रांसफर हो रही है इसके अंदर से। अब अगर सपोज मुझे करंट्स को इसके अंदर भेजना है तो मुझे इस RA रेजिस्टेंस की वैल्यू को इससे ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं अब क्या करता हूं, मैं इसकी वैल्यू को चेंज करके, मैं इसको 1 ओम से हटा के
मैं इसकी वैल्यू 1000 ओम्स लिख देता हूं, 1000 ओम्स मैं लिख देता हूं। तो अब मुझे क्या आउटपुट मिलेगा? अब मुझे मिलेगा कि भाई I2 विल बी ग्रेटर देन I1, ज्यादा करंट जाएगी किस सेकंड वाली ब्रांच से। तो लेकिन क्या ये पूरी 10 एम्पियर जाएगी क्या सेकंड वाली ब्रांच से? तो ऐसा नहीं होगा, दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। हो सकता है कि यहां से 8 एम्पियर चली जाए और यहाँ पे 2 एम्पियर ही जाए, लेकिन कुछ करंट तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो ही जाएगी अभी भी। कब तक डिस्ट्रीब्यूट होगी? जब तक कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 ओम्स ना कर दूं मैं। जब तक इसकी वैल्यू में 0 ओम्स ना कर दूं तब तक सारी की सारी करंट यहां से नहीं जाएगी, कुछ करंट बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, बीच में डिवाइड होती ही रहेगी। यही केस होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी, कि अगर मैं रिलेटिव परमिबिलिटी की वैल्यू अगर कुछ भी है, 0.001 भी है, तो कुछ ना कुछ फ्लक्स तो जा सकती है उसके अंदर से। वो तभी 0 हो सकता है, मतलब तभी फ्लक्स का यहां से जाना बंद होगा जब म्यू आर की वैल्यू फुल्ली 0 हो जाएगी, कंप्लीटली 0। यानी रिलेटिव परमिबिलिटी, इसकी नेट रिलेटिव परमिबिलिटी पूरी 0 है, तो मतलब ये कुछ भी कंडक्ट नहीं कर सकता है अपने थ्रू, और अगर कंडक्ट नहीं कर सकेगा तो सारी की सारी फ्लक्स जो है आपके दिए हुए पाथ के थ्रू ही ट्रेवल करती है। बट ये चीज बिल्कुल आपको पहले से क्लियर है कि चाहे एयर हो या वैक्यूम हो, इन बोथ द केसेस द वैल्यू ऑफ म्यू आर इज 1। और अगर म्यू आर की वैल्यू 1 है तो क्या लगता है, पूरी की पूरी फ्लक्स अगर 0.5 वेबर की फ्लक्स बनती है तो क्या पूरी फ्लक्स वहां तक पहुंच जाएगी? कभी नहीं होगा ऐसा, कुछ अमाउंट ऑफ फ्लक्स तो यहां पे वेस्ट हो जाएगा। तो सपोज कर लेते हैं 0.1 वेबर की फ्लक्स यहां से वेस्ट हो गई। देखो लीकेज फ्लक्स वेस्ट क्यों कहलाता है मैं आपको बता रहा हूं, मैं क्यों ये वर्ड यूज कर रहा हूं। तो देखो, जो फ्लक्स यहां पे प्रोड्यूस हुआ दैट वाज 0.5 वेबर्स, ठीक है। लीकेज फ्लक्स क्या कर रहा है, अपनी सर्किट, अपनी पाथ को यहीं से कंप्लीट कर लेता है थ्रू एक्सटर्नल मीडियम। आइडियली होना ये चाहिए था कि ये पूरी की पूरी फ्लक्स को इसी पाथ से जाना था जो हम लोगों ने इसको प्रोवाइड किया हुआ है, बट ये जो फ्लक्स है ये इस इंटेंडेड पाथ से ना जाके अपनी खुद की एक पाथ क्रिएट की और अपना सर्किट पूरा कर लिया यहां से। तो मैं ये बोल रहा हूं कि 0.1 वेबर का जो फ्लक्स है ना, ये सर्किट में आगे गया ही नहीं। ये 0.1 वेबर का फ्लक्स सेकेंडरी साइड तक पहुंचा ही नहीं। तो सेकेंडरी में कितना फ्लक्स पहुंचा? सेकेंडरी साइड में जो फ्लक्स पहुंचा दैट इज phi u and it is somewhere 0.4 वेबर। phi u बोलने का मतलब है इट इज द यूजफुल अमाउंट ऑफ फ्लक्स, phi l बोलने का मतलब है इट इज द लीकेज फ्लक्स प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो जो यूजफुल फ्लक्स पहुंचता है सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर, इसकी मैग्नीट्यूड तो अब कम हो गई, इट इज 0.4 वेबर। मान लो कि मैं नंबर ऑफ टर्न भी मैंने सेम कर दिया दोनों जगह पे, दिस इज 1000 एंड दिस इज आल्सो 1000, but still if the value of flux has been reduced then definitely it is going to affect the value of induced EMF। तो induced EMF भी क्या होगा, ये भी तो कम हो जाएगा ना। it is in direct proportion with the flux linked with the system। जितना फ्लक्स लिंक होगा उतना ही इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है। पहले ही मैंने बताया था फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यही बोलता है कि द अमाउंट ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद इट। ठीक, तो फ्लक्स ही अगर कम लिंक होगा, अब वो जो मैं 0.5 भेजा था वहां से, 0.5 वेबर भेजा था मैं वहां से, और मुझे यहां तक मिला 0.4 वेबर, तो 0.4 के अकॉर्डिंग जितना ईएमएफ बनाना चाहिए उतना बनाएगा। 0.5 से अगर 220 बन रहा था तो 0.4 हो सकता है कि 200 बने या 205 बने। क्लियर है? तो मैग्नीट्यूड आपकी कम हो जाएगी उस केस में, तो डेफिनेटली उस चीज को तो असर करता ही है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि सर अगर फ्लक्स तो अपने आप ही कम हो जा रहा है लीकेज होने के कारण, तो अगर किसी को हायर सप्लाई चाहिए होगी, भाई ये तो 220 को 210 कर देता है, तो मतलब ये तो हमेशा आइडियल केस में या बाय डिफॉल्ट भी अगर बोलो तो स्टेप डाउन की तरह ही बिहेव करेगा, तो फिर तो ये गड़बड़ है। स्टेप अप कैसे करेगा? ये तो बिल्कुल आसान है। इसको कंपनसेट करने के लिए क्या किया जाता है कि नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दिया जाता है। कहीं पे अगर आपको स्टेप अप करने की जरूरत है तो आपको ये चीज तो पता ही है कि फ्लक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ तो कम होके ही जाएगी यहां तक, तो उसके बदले में आप नंबर ऑफ टर्न को बढ़ा देते हो यहां से। क्लियर है? प्रॉपर कैलकुलेशन करके आप नंबर ऑफ टर्न्स को उस रिस्पेक्ट में बढ़ा देते हो, ताकि इस फ्लक्स के कम होने से जो ईएमएफ में कमी आ रही है वो नंबर ऑफ टर्न्स के बढ़ने से उस कमी को आप फुलफिल कर दो। क्लियर? ये चीज करके हम लोग स्टेप अप का केस जो है वो बना देते हैं और सिस्टम जो है आसानी से सप्लाई को स्टेप अप कर पाता है। क्लियर? तो ये तो था ऑल अबाउट फ्लक्स। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? तो ट्रांसफार्मर के बारे में आपको 2-3 चीजें पता चल गई है। आपने पढ़ा, आपने समझा अभी तक कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, यूजुअली नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज कर देते हैं। N1 इज ऑलवेज केप्ट ग्रेटर देन N2। ठीक है,
और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जहां पे N2 की वैल्यू यानी सेकेंडरी साइड वाइंडिंग की जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो हायर रहती है एज कंपेयर टू द प्राइमरी साइड ऑफ वाइंडिंग। तो ये दो केसेस तो आपको समझ में आ गया। दूसरा चीज आपने क्या देखा कि यहां से जितनी फ्लक्स कट होके जितनी जो मैग्नेटिक फील्ड जो है जो कट हो रही है इस कंडक्टर सेक्शन से, उसके बेसिस पे जो फ्लक्स यहां से जाती है कभी भी पूरी की पूरी फ्लक्स आपको सेकेंडरी साइड पे नहीं मिलती है। ये फ्लक्स का मैग्नीट्यूड कम क्यों होता है? क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो होती है वो लीक हो जाती है। अब ये किस पे डिपेंड करेगा कितनी फ्लक्स लीक हो जाएगी? तो दो चीजों पे। पहला, इस सेक्शन से जो आप कंडक्टर बनाते हो वो जो कोर सेक्शन है आपका वो कितना एफिशिएंट है, आपका कोर जो है कितना अच्छा कंडक्टिव कोर आप यूज कर रहे हो जिसमें लेस अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी है और ज्यादा अमाउंट ऑफ प्योर मेटल है। तो वो कोर जितना अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल होगा उतना अच्छा कंडक्शन करेगा। देखो, मैग्नेटिक मटेरियल बोलने का मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक क्वांटिटीज को, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को प्रॉपर्ली एग्जिबिट कर सके, मैग्नेटिक क्वांटिटीज को प्रॉपर्ली ट्रांसफर करे विदाउट ऑफरिंग एनी सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहां रेजिस्टेंस तो नहीं, यहां मैं बात कर रहा हूं रिलक्टेंस की। तो जिसकी रिलक्टेंस हाई होगी वो उतना अपोजिशन ऑफर करेगा, अपोजिशन ऑफर करेगा तो ज्यादा फ्लक्स लीक हो जाएगी इधर से। अगर फ्लक्स को आप इधर से नहीं जाने दे रहे हो तो वो दूसरा पाथ होगा, उसको फॉलो करने लग जाएगी। ज्यादा रिलक्टेंस होगा तो जो अभी 0.1 वेबर जा रहा है वो हो सकता है कि 0.2 वेबर जाने लग जाए, तो आपका आउटपुट और कम होकर 0.3 वेबर पहुंच जाएगा। क्लियर है? ये चीज का डिफरेंस होता है। तो यही कारण होता है कि हम लोग जो कोर डिजाइन करते हैं हमेशा कोशिश ये की जाती है कि कोर सेक्शन जो है ये हमेशा लो रिलक्टेंस रहे। रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रिकल के टर्म में मैं बोलूं तो जो रेजिस्टेंस होता है वो मैग्नेटिक में रिलक्टेंस भी उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। रिलक्टेंस भी वही सेम थिंग होती है दैट ऑफर्स द अपोजिशन टू द फ्लक्स। तो रिलक्टेंस जितना कम होगा उतना स्मूथ कंडक्शन होगा, उतना ज्यादा अच्छा कंडक्टिविटी होगी उस मेटल की। तो अगर रिलक्टेंस की वैल्यू मैं कम कर दूं तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, परमियंस बढ़ जाएगा, जिसको मैं बोलूं मैग्नेटिक टर्म्स में। परमियंस बढ़ा तो ये ज्यादा अच्छे से कंडक्ट करेगा और फिर लीकेज अमाउंट जो होगी वो कम हो जाएगी क्योंकि कंपैरेटिवली इसमें कंडक्शन ज्यादा हो जाएगा। अब क्या होगा, यहां पे जो फ्लक्स पहुंचती है उसके बेसिस पे फिर आपको वैसा ईएमएफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग आप सिस्टम पे वर्क कर सकते हो। क्वेश्चन में जब मैंने इसका डेफिनेशन बताया था तो मैंने एक और चीज लिखी हुई थी कि इट ट्रांसफर्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फ्रॉम वन साइड टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी, विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन माइंड में आपके डेफिनेटली आना चाहिए। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर फ्रीक्वेंसी का क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं बदल रही है इसमें? तो फ्रीक्वेंसी कैसे बदलेगी आप लोग खुद सोच के बताओ। अगर इंडक्शन हो रहा है म्यूचुअली, अगर यहाँ पे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काम करता है तो जिस फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे सप्लाई आपकी बदल रही है उसी फ्रीक्वेंसी से फ्लक्स भी इंड्यूस होगा, फ्लक्स भी आपका चेंजिंग इन नेचर होगा। ये जब जाके यहाँ कट करेगा तो इससे जो ईएमएफ बनेगी दैट विल आल्सो बी चेंजिंग इन नेचर, और उतनी ही फ्रीक्वेंसी से ये भी कट हो रही है। अगर उतनी ही फ्रीक्वेंसी से ये भी बदल रहा है तो जो ईएमएफ सेकेंडरी एंड पे मिलेगा उसकी भी तो फ्रीक्वेंसी सेम ही दिखेगी ना, वो भी उतना ही सेकंड में उतनी नंबर ऑफ साइकिल्स ही ट्रेस कर पाएगा जितना आपने इनिशियली इनपुट के अंदर दिया हुआ था। तो ये मशीन के अंदर ऐसा कोई भी सेटअप नहीं लगा हुआ है जिससे कि ये इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी को बदल सके। जिस फ्रीक्वेंसी पे आप इनपुट दोगे एग्जैक्टली उसी फ्रीक्वेंसी पे ही आपको आउटपुट दे पाएगा। इसके अंदर ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं लगा होता जो कि फ्रीक्वेंसी को असर कर सके, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को चेंज करने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड को आप बदल दो। तो यहां पे इनिशियली अगर मैं बोलूं कि यहां पे मैं दे रहा हूं 50 हर्ट्ज, तो मैं ये बोल रहा हूं कि 50 साइकिल्स पर सेकंड, 50 एसी साइकिल्स पर सेकंड जा रही है, यानी 50 बार इसकी जो साइकिल हो रही है तो मतलब 100 बार ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है। ठीक है, 100 अलग अलग डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो 100 बार डायरेक्शन चेंज करने से उतना फ्लक्स कट हो रहा है, वो फ्लक्स भी उसी प्रोपोर्शन में बदल रहा है। उससे ये फ्लक्स जब सेकेंडरी एंड पे चलता है तो ये कट हो रहा है उस कंडक्टर से, और उससे भी ये उतनी फ्रीक्वेंसी पे आपको आउटपुट दे रहा है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज होने का इसीलिए कोई सिस्टम नहीं होता है इसके अंदर, ये फ्रीक्वेंसी को नहीं बदल सकता है। आप जिस भी इनपुट फ्रीक्वेंसी पे इसको वर्क कराते हो आपको एक्जैक्टली उतना ही आउटपुट फ्रीक्वेंसी मिलता है। ये चेंज किसको कर सकता है? सिर्फ एक ही चीज को, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज पोटेंशियल। जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू को ये बदल सकता है इन द आउटपुट। और ओम्स लॉ के हिसाब से अगर आप देखो तो V प्रोपोर्शनल टू I अगर आप बोलते हो तो इन दैट केस आपको करंट में भी रिस्पेक्टिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और फिर अल्टीमेटली उसका पावर जो है उस फॉर्म में देखो तो वो फिर से चेंज आपको देखने को मिलेगा। ट्रांसफॉर्मर के अंदर चलो बहुत ज्यादा डिटेल में अब नहीं जाते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने काफी डिटेल में बात कर लिया इसके बारे में। तो ट्रांसफॉर्मर वाले इस पोर्शन के अंदर देखो, ये तो बिल्कुल बेसिक था जहां मैंने आपको एक जनरल आइडिया दिया कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, कैसे आप समझोगे इसकी वर्किंग, क्या क्या चीजें होती है इससे रिलेटेड। दैट इज ऑल अबाउट दैट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, इट इज इनफ फॉर दैट।
इस वीडियो में मेजरली हम लोग ये सब चीजें पढ़ने नहीं आए थे, हम लोग इसके बारे में बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जानने और सिलेबस के बारे में ज्यादा बात करने के लिए आए हुए हैं। तो चलो वापस में लेके चलता हूं आपको सिलेबस पार्ट के अंदर। ठीक है, तो सिलेबस कंटेंट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा इस वीडियो में वो मैं बता दूं, और आने वाले अपकमिंग वीडियोस के अंदर आपको सिलेबस में क्या चीजें देखने को मिलेंगी वो सारा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स जो आपका पहला टॉपिक होगा सिलेबस का, जो फर्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेगी उसको समझते हैं पहले। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स में आपको मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा बेसिक्स, बिल्कुल जो बेसिक्स होंगे हमारे, बिल्कुल जो हमारा जो बेसिक पार्ट रहता है कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, तो बेसिक्स अबाउट ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, जो अभी हम लोग अभी यहां बोर्ड पे डिस्कस कर रहे थे कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, कैसे उसका कोर बनता है, कैसे कंस्ट्रक्शन होता है, वाइंडिंग के हिसाब से क्या चेंजेस होते हैं, कैसे काम करता है वो, ऐसा कुछ बिल्कुल बेसिक इसके बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया ना कि ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, इट इज अ नॉन रोटेटिंग डिवाइस, ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है, कैसे आउटपुट मिलता है, क्या चीज करता है, एकदम राइट फ्रॉम द जीरो लेवल यू आर गोइंग टू सी ऑल द बेसिक्स अबाउट द ट्रांसफॉर्मर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा, बिल्कुल बेसिक्स अबाउट द ट्रांसफॉर्मर और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या चीज होता है, इसके अंदर कहां कहां अप्लाई करते हैं, कहां यूज करते हैं, इसके जो एप्लीकेशंस होते हैं, इसके जो एप्लीकेशंस होते हैं वो सारे कुछ हम लोग इस ट्रांसफॉर्मर के वीडियो के फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा हम लोगों को। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट जो होगा हमारा, दैट विल बी द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। कंस्ट्रक्शन पार्ट देखेंगे हम लोग यहां पे, और इसके अंदर पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्शन में देखो ट्रांसफॉर्मर के अंदर फिर टाइप्स आ जाएगा यहीं से। मैं जब आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा इसके अंदर आपको बताऊंगा कि इतनी इतनी कुछ चीजों को चेंज करने के साथ ट्रांसफॉर्मर के वैरायटीज में क्या क्या चेंजेस आती है, ये सारा कुछ हम पढ़ चुके होंगे। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, तो आपको ये समझ आएगा कि कंस्ट्रक्शन जो पार्ट है वो अकेले किसी एक ट्रांसफॉर्मर का नहीं है, उसके अंदर फिर बहुत सारी वैरायटी आएगी। एक सबसे पहले तो मैं एक बेसिक कंडीशन बताऊंगा कि जो कोई भी एक एलिमेंट्री लेवल ट्रांसफॉर्मर जो है, जो बेसिक ट्रांसफॉर्मर जो है उसका कंस्ट्रक्शन आप देखोगे। ठीक, उसके अलावा फिर आपको अलग अलग टाइप के ट्रांसफॉर्मर देखने को मिलेंगे और उन सबका कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे यहां पे। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बोलूं आपको, तो कोर टाइप हो गया, शेल टाइप हो गया, है ना, कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर हो गया, शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर हो गया, ऑटो ट्रांसफॉर्मर हो गया, करंट ट्रांसफॉर्मर हो गया। ठीक है, करंट ट्रांसफॉर्मर, पीटी, सीटीपीटी जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वो सब हो गया, है ना। और इसके अलावा हमारा स्टेप अप हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हो गया। ये सभी के बारे में कंस्ट्रक्शन वाइज क्या डिफरेंस होता है वो भी आप देखोगे, कंस्ट्रक्शनल क्या क्या चेंजेस हम करते हैं और उसका क्या बेनिफिट निकल के आता है वो चीज देखोगे। और तीसरा चीज जो आपको मिलेगा, दैट विल बी द एप्लीकेशन ऑफ ईच ऑफ दीज ट्रांसफॉर्मर्स। ये जितने भी ट्रांसफॉर्मर आप लिखे हुए देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर, इनका क्या तीन चीज पढ़ेंगे हम, इनका ये तीन चीज पढ़ेंगे। सबसे पहला हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच टाइप, कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच टाइप। ठीक है, सेकंड में आप देखोगे कि इनके जो डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंसेस इन देयर वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में जो चेंज आप करते हो उसके हिसाब से इसकी वर्किंग में क्या चेंज आता है वो देखोगे आप। और थर्ड एंड लास्ट थिंग विल बी देयर एप्लीकेशन ऑफ ईच टाइप। हर एक टाइप का आप एप्लीकेशन देखोगे इसमें, कि इसके अंदर जैसे कोर टाइप है तो ये कहां पे अप्लाई होता है, किस टाइप के सर्किट्स में आप इसको लगाते हैं, कैसे टाइप के एप्लीकेशंस में इसका यूज होता है, और प्रैक्टिकली आपको ये ट्रांसफॉर्मर किन जगहों पे देखने को मिल सकता है, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा इस सेकंड पार्ट के अंदर, दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर।
तो बेसिकली अगर आप जब बुक से पढ़ते हो तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में आपको क्या देखने को मिलता है, आपको एक सिंगल जो ट्रांसफार्मर होता है जो रेक्टेंगुलर कोर के फॉर्म में आपको उसका कंस्ट्रक्शन बता दिया जाता है। उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत बेसिक बता दिया जाता है कि वो मटेरियल किस मटेरियल से बना है, कैसा उसका सिस्टम होता है, वाइंडिंग किस टाइप की जाती है, वो सारा कुछ लिखा रहता है। लेकिन मैंने ये जो पर्टिकुलर मॉड्यूल डिजाइन किया हुआ है उसमें हम लोगों ने इस चीज की खास ध्यान रखी है कि जो अगर आपको ये बेसिक्स पढ़ना है और कंस्ट्रक्शन का बेसिक पढ़ते हो तो ये सिर्फ किसी एक ही टाइप का नहीं होना चाहिए। ये जितने पॉसिबल अवेलेबल जो हमारे पास ट्रांसफार्मर होते हैं जो रेगुलरली जो ज्यादा अमाउंट ऑफ एप्लीकेशंस में जो दिखाई देते हैं आपको, उन सभी ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन आपको पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस क्या क्या होता है इनके अंदर, किसके अंदर कैसा टाइप का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, वो सब कुछ पढ़ेंगे। बेसिक्स तो मैं बताऊंगा ही आपको डेफिनेटली, एक आइडियल एक बेसिक जो ट्रांसफार्मर होता है वो कैसा वर्क करता है उसके बारे में तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। अलावा उसके आपको ये सारे वैरायटी के भी कंस्ट्रक्शन का इसके अंदर वीडियो दिखेगा। अगर ये एक वीडियो में नहीं कवर होगा तो मल्टीपल वीडियो में कवर होगा। मैं आपको सेम टाइम पे ये भी चीज बता दूं कि जितने भी हम पॉइंट्स इसके अंदर देखने वाले हैं, इसको ये मत समझ लेना कि उतने ही सिर्फ वीडियो आने वाले हैं, ठीक है? बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना। आपने डीसी मशीन में पहले ही देख रखा है ये चीज, मैंने वहां भी बताया हुआ था आपको कि जितने पॉइंट्स में मेंशन करूंगा आपको सिलेबस इंट्रोडक्शन में, उससे ज्यादा ही वीडियो रहेंगे, उससे कम नहीं रहेंगे और उतने भी नहीं रहेंगे, उससे ज्यादा ही रहेंगे हमेशा, ठीक? क्योंकि पॉसिबल नहीं है कई सारी चीजें कि एक ही वीडियो में कवर हो। एक वीडियो में मैं कवर करने जाऊंगा तो वो 2-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा एंड that won't be much feasible for you guys to take that much time and watch that videos, ठीक है? ऑनलाइन क्लास में, लाइव क्लास में एक बार रहता तो फिर भी मजा आता, अलग रहता, बट ऑफलाइन है आपको उतने देर का वीडियो एक लगातार में देखने में मजा नहीं आएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि स्पेसिफिकली आप जो टॉपिक खोज रहे हो वो टॉपिक अगर सपोज कर लो कि 40 मिनट्स के बाद आ रहा है तो आपको उतना टाइम स्किप करके वहां तक पहुंचना पड़ेगा, तो वो काम मैं नहीं करने वाला हूं। हम लोग क्या करेंगे कि स्पेसिफिकली टॉपिक वाइज अलग अलग बना लेंगे वीडियो, सो दैट कि आप जो खोज रहे हो आपको एग्जैक्टली वही मिल जाए। जैसे डीसी मशीन के केस में हम लोगों ने क्या किया था, किसी स्टूडेंट को अगर डीसी लॉन्ग शंट कंपाउंड वाउंड डीसी मोटर का पढ़ना है पूरा सिस्टम, तो उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो है, वो उस ही पर्टिकुलर वीडियो पे जाएगा और सारी की सारी कंटेंट्स उसको उसी से रिलेटेड मिल जाएगी वहां पे। ये मेरा वर्क करने का मोटिव है, ये मेरा वर्क करने का तरीका है, ऐसे ही वर्क करेंगे हम लोग, ठीक है? तो एकदम सिस्टमैटिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं डीसी मशीन्स बोल के एक पूरा टॉपिक पढ़ा दिया आपको और लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, सीरीज, शंट सब का सब उसी के अंदर है, आपको खोजना पड़ता है उसमें से, तो ये चीज नहीं होगी, ठीक है? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर देखेंगे अकॉर्डिंगली कि हम कितना डेटा, कितना कंटेंट इसके अंदर डालने वाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल डिसाइड वेदर वी आर गोइंग टू कवर दैट एंटायर थिंग इन वन वीडियो और वी नीड टू बाइफरकेट द वीडियोस एज पर देयर टाइप्स एंड वैरायटीज, ठीक है? दैट विल बी डिसाइडेड आफ्टरवर्ड्स। आगे बढ़ते हैं, इतना पोर्शन इसके अंदर कवर हो जाएगा और फिर नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे या समझेंगे इसके अंदर, दैट विल बी आवर थर्ड पॉइंट विच इज वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है? ये देखो, ये 2 मेजर पार्ट्स को कवर कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये एक ही वीडियो में पॉसिबल होगा इसका वर्किंग और ऑपरेटिंग प्रिंसिपल जो है, क्योंकि देखो अगर मैं वर्किंग आपको समझाऊंगा तो वो वर्किंग सभी टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में होगी, चाहे वो कोर टाइप हो, शेल टाइप हो, एनी सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। मैं प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन समझाऊंगा तो प्रिंसिपल कैन बी सेम, काफी हद तक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन जो होता है वो काफी हद तक सेम रहेगा, तो मे बी कि एक ही वीडियो में वो सबका कवर अप हो जाएगा। बट वर्किंग एंड प्रिंसिपल के 2 अलग अलग वीडियोस तो रहेंगे ही, दैट इज फॉर वेरी श्योर, ठीक है? इस चीज के लिए आप लोग श्योर रहना। वर्किंग में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा कि ट्रांसफार्मर कैसे ऑपरेट करता है, मतलब कैसे वर्क करता है, इसका जो बेसिक तरीका होता है काम करने का वो कैसा होता है, क्या इनपुट देते हो, कैसे आउटपुट बनता है, कैसे फ्लक्स इंड्यूस होके, ईएमएफ कैसे इंड्यूस होके पहुंचती है दूसरे साइड पे, है ना? तो ये सारा कुछ इसका पूरा प्रॉपर वर्क पढ़ोगे आप। इसी के साथ साथ इसके बारे में कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी देखोगे आप, प्रिंसिपल के बारे में बात करूं तो इसके वर्किंग प्रिंसिपल, जैसा कि मैंने बताया कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस प्रिंसिपल पे ये वर्क कर रहा है। यहाँ पे कैसे इसका जो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे हो रहा है, तो वो कैसा होता है, इसके अंदर जो लॉसेस होते हैं वो क्यों ऑकर करते हैं यहाँ पे, ठीक है? इसका जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर में अलग अलग कंडीशंस भी लेंगे कि अगर इसकी सप्लाई टाइप चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम लोग अगर चाहें कि ट्रांसफार्मर चेंज कर दे तो क्यों नहीं चेंज कर पाएगा, ये क्या डिफरेंस होगा फ्रीक्वेंसीज के फॉर्म में, क्या डिफरेंस होगा इसके अंदर टाइप ऑफ सप्लाई के फॉर्म में। टाइप ऑफ सप्लाई जो है, अगर मैं उसमें डीसी सप्लाई दे देता हूं, अगर मैं इसको डायरेक्ट करंट सप्लाई दे देता हूं, या मैं इसकी टाइप ऑफ सप्लाई जो है इसको ऐसा रेक्टेंगुलर वेव
के फॉर्म में या ऐसा ट्रायंगुलर वेव ऐसा कुछ इनपुट दे देता हूं, तो क्या ये वैसे ही वर्क करेगा जैसे एक साइनसॉइडल वेव ऑफ एसी पे ये वर्क करता? ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे किसके अंदर? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर जो है ये टॉपिक कवर करेगा इतना कुछ। वर्किंग जो है उसके अंदर बेसिक वर्किंग, उसका बेसिक ऑपरेशन कैसा कुछ होता है, बेसिक कैसे वो काम करता है, उस तरीकों के बारे में हम लोग इस टॉपिक के अंदर समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम लोग देखते हैं अगला जो टॉपिक है वो हमारा दैट इज इक्विवेलेंट सर्किट रिप्रेजेंटेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ही ज्यादा काम का चीज है ये, क्योंकि इक्विवेलेंट सर्किट रिप्रेजेंटेशन जो है ये आपको बहुत सारी चीजों में काम भी आएगा। न्यूमेरिकल जब आप बनाओगे तो फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट न्यूमेरिकल इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, बी इट referred to primary side or it is referred to secondary side. For both the cases you need to understand how you can represent the entire circuit of a transformer in terms of RLC systems. ठीक है, तो उस फॉर्म में हम देखेंगे कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे ड्रॉ किया जाता है ऑन लोडेड कंडीशन, नो लोड कंडीशन, बहुत सारा कुछ होता है। तो इसका एक ही वीडियो रहेगा, एक सिंगल वीडियो में कोशिश करेंगे इसको कवर अप करने की और ये चीजों को देखेंगे हम उस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वन विल बी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर में होने वाले लॉसेस के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपको अपने जनरल में पढ़ा भी हुआ है ऑलरेडी कि लॉसेस में अगर आप पढ़ रहे हो तो इसको हम लोग बेसिकली दो टाइप से कंसिडर कर लेते हैं कि एक हो जाता है हमारा आयरन लॉस एंड आवर सेकेंड वन इज कॉपर लॉस। ठीक है, ऐसे दो मेजर कैटेगरी में हम लोग क्लासिफाई करते हैं लॉसेस को। और फर्दर अगर इसकी मैं बात करूं तो फर्दर अगर हम लोग को इसको क्लासिफाई करना है तो आयरन लॉस को मैं दो फॉर्म में और क्लासिफाई करता हूं, दैट इज हिस्टेरेसिस लॉस और दूसरा होता है एडी करंट लॉस। ठीक है, और कॉपर लॉस जो है उसको तो हम नॉर्मली जिस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल कि आई स्क्वायर आर के फॉर्म में हम लोग इसकी कॉपर वाइंडिंग की जो लॉसेस जो होती है उसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक, तो हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस के फॉर्म में हम लोग आयरन लॉस को शो करते हैं और आई स्क्वायर आर के फॉर्म में हीट के फॉर्म में जो डिसिपेट हो रहा है दैट इज इट्स कॉपर लॉस। तो हम लोग इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि ये जो लॉसेस होते हैं ये किस कंडीशन में ऑकर करते हैं, इनके होने से ट्रांसफॉर्मर की पूरी ऑपरेशन में क्या चेंज आता है, लॉसेस अगर ज्यादा हो गए तो आपका आउटपुट एफिशिएंसी को वो कैसे असर करेगा। ठीक है, ये लॉसेस किस कारण से होते हैं ये भी जानेंगे और लास्ट इसके अंदर देखेंगे कि इन लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक रहेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया इसके अंदर क्या क्या रहेगा कि why do the losses occur, लॉस हो क्यों रहा है। ठीक है, फिर ड्रॉबैक ऑफ दीज लॉसेस, इनके होने से क्या ड्रॉबैक होता है सिस्टम के अंदर। फिर देखेंगे इफेक्ट ऑफ दीज लॉसेस ऑन ओवरऑल एफिशिएंसी परसेंट। ठीक है, इन लॉसेस के होने के कारण इसकी एफिशिएंसी परसेंट पे क्या असर पड़ रहा है। और नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस। ठीक है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस। और लास्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि हाउ टू रिड्यूस दीज लॉसेस। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स को हमको कवर करना होगा किसके अंदर, लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर। तो लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर में आप लोग देखोगे कि कितने टाइप के लॉस हैं, फिर ये लॉसेस क्यों ऑकर करते हैं, फिर इसका क्या ड्रॉबैक है, क्या नुकसान होता है सिस्टम को, इफेक्ट ऑफ लॉसेस ऑन एफिशिएंसी। ये सेपरेट एक टॉपिक जानबूझ के मैंने रखा हुआ है क्योंकि न्यूमेरिकल जब आप बनाओगे तो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज आएगी आपके पास बार बार। आपको ये चीज एकदम क्लियर रखना पड़ेगा कि लॉसेस का क्या इफेक्ट है, किस केस में एफिशिएंसी के ऊपर ये लॉसेस क्या असर डालते हैं, तो वो आपको उसमें समझना होगा। ठीक है,
नेक्स्ट विल बी द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस। कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जिसके कारण की लॉस होती है। आप ये पर्टिकुलर चीजें करोगे, जैसे कि आप सिस्टम की कोर की थिकनेस अगर एक रेगुलर मेटल कंडक्टर से बना देते हो तो उस केस में आपका एडी करंट लॉस बढ़ जाएगा वहां सिस्टम पे। क्यों? क्योंकि आप उसकी सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हो वहां पे। तो सरफेस एरिया रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वो समझने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि हाउ टू रिड्यूस दिस लॉसेस। ठीक है, कि कैसे हम लोग इसके अंदर थिन लैमिनेटेड शीट्स का एक कंपाइल करके एक पूरा बंडल क्रिएट करते हैं और उस बंडल के फॉर्म में आपको आउटपुट जो है वो लेना होता है। उस बंडल के फॉर्म में आपको एक कोर को फॉर्म करना होता है। तब जाके आप उस कोर के ऊपर जब वाइंडिंग करते हैं तो उस वाइंडिंग के साथ जो एडी करंट जो एसोसिएट हो सकता था वो एडी करंट की मैग्नीट्यूड कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है वो चीज समझेंगे हम उस वीडियो के अंदर। तो ऐसा हम लोग लॉसेस के बारे में पढ़ेंगे और अलग अलग कंडीशंस भी देखेंगे कि किस कंडीशन में लॉसेस ऑकर होती है, कि कहां पे ओपन सर्किट हो रहा है, कहां पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है। ट्रांसफार्मर जब लोड कंडीशन पे वर्क कर रहा है तो किस टाइप की लॉसेस हैं। ट्रांसफार्मर अगर नो लोड कंडीशन पे वर्क करता है, इफ इट इज वर्किंग ऑन अ नो लोड कंडीशन, कोई लोड नहीं लगा इसके सेकेंडरी आउटपुट पे, तो ट्रांसफार्मर में लॉसेस का क्या डिफरेंस दिखता है आपको। तो ये सारा कुछ मिलेगा आपको इस टॉपिक के अंदर। तो ये लॉसेस इन ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन विल बी द वोल्टेज रेगुलेशन। इसके अंदर देखेंगे वोल्टेज रेगुलेशन का क्या प्रिंसिपल होता है, लॉसेस के कारण क्या असर पड़ता है उसके ऊपर, ये सारा कुछ समझेंगे। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज रेगुलेशन के तो इंडिविजुअल क्वेश्चन ही आते हैं पूरे, और कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी। देखो ये जो टॉपिक बोर्ड पे लिखे हुए हैं ना, इसके अलावा भी बहुत सारे हिडन टॉपिक्स हैं, बहुत सारे हिडन टॉपिक्स हैं इसके अंदर। जो ये तो मैंने मेन टॉपिक बस लिखा हुआ है कि मेजरली आपको क्या क्या चीज देखने को मिलेगा। इसके अंदर हिडन टॉपिक्स और बहुत सारे निकल के आएंगे और उन सब टॉपिक पे सेपरेट वीडियो भी दिखेगा आपको। तो आप किसी टॉपिक का नाम लिख के सर्च करेंगे तो आपको सीधे सीधे वो एग्जैक्ट टॉपिक ही मिलेगा। आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको एक बड़ा वीडियो दिखेगा और उसके अंदर वो छुपे हुए टॉपिक्स रहेंगे खूब सारे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको कि कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी की बात होगी। तो कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी का फाइनल न्यूमेरिकल्स आप बनाओगे। यहां से जो न्यूमेरिकल होंगे वो तीन चीजों को इंक्लूड करेंगे अपने अंदर। इन न्यूमेरिकल्स के अंदर ये मेजरली ये तीन चीजें इंक्लूडेड होंगी। ट्रांसफार्मर का जो ईएमएफ इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे वो एकदम बिगिनिंग में ही पढ़ लेंगे, कंस्ट्रक्शन या वर्किंग प्रिंसिपल के बीच में ही। कंस्ट्रक्शन में तो नहीं, इसमें तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वर्किंग एंड प्रिंसिपल के ड्यूरेशन में आप इसका क्या पढ़ोगे, ईएमएफ इक्वेशन। ये ईएमएफ इक्वेशन बहुत काम आएगा जब आप कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी पे जाओगे। लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, वोल्टेज रेगुलेशन और कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी, ये तीनों टॉपिक के होते हैं क्या, न्यूमेरिकल्स। ये तीनों टॉपिक के क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो न्यूमेरिकल जो आप पूरा बनाओगे वो इन्हीं टॉपिक के ऊपर बेस्ड रहेंगे। तो आपका ये तीन टॉपिक तो क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इनको ना पढ़ो, क्योंकि यार अगर ये सब चीज आप नहीं पढ़ोगे, इसका ईएमएफ इक्वेशन यहां से आप नहीं समझोगे, तो आप इसको समझ ही नहीं पाओगे इस मशीन को कि एक्चुअल में काम कैसे कर रही है। और फिर बात वही हो जाएगी जो आप कॉलेज में करते हो या जो स्कूल में जो करते आए थे कि बस पास होने के लिए कुछ न्यूमेरिकल याद कर लिए और समझ लिए कि भाई ये फॉर्मूला बस यूज होता है। तो दैट इज नॉट द थिंग ना। आपको लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करना है, आपको सिर्फ बस पास होकर पेपर क्लियर करके डिग्री नहीं लेनी है ना। यू हैव गॉट टू डू अ लॉट मोर थिंग, अ लॉट बेटर थिंग than what others are doing. That is why you are seeing this video. आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो definitely you need to change things in your life. You need to do something best in your life. That is why you are on this video. अगर ऐसा नहीं होता तो आप भी दूसरों की तरह नहीं देख रहे होते, आप दूसरे वेबसाइट्स पे आप टाइम पास कर रहे होते। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था कि कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर के न्यूमेरिकल्स आते हैं जहां पे आपको परसेंटेज एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी होगी, जिसको कि आप ऐसा आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर के फॉर्म में कैलकुलेट करोगे। ठीक, तो इसका अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी में जब आप पावर की बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि आउटपुट पावर में लॉसेस भी कैसे इंक्लूड हो जाते हैं, आपके इनपुट में से कैसे माइनस करना पड़ेगा आपको सब लॉसेस जो हो रहे हैं, तब जाके बनेगी आपकी आउटपुट पावर। तो उस फॉर्म में आपको डेटा यहाँ पे मिलेगा, जिसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर आपके न्यूमेरिकल में हो सकता है गिवन होगा कि ट्रांसफार्मर नो लोड पे वर्क कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि नो लोड पे कौन कौन से लॉसेस हो रहे हैं, तो फिर उन्हीं लॉसेस को आप इनपुट से माइनस करोगे। ठीक है, उन लॉसेस को जैसे आप इनपुट से माइनस करोगे तब आपको आउटपुट पावर मिलेगी और फिर इसके बेसिस पे आप परसेंटेज एफिशिएंसी कैलकुलेट कर पाओगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको ये लॉसेस कितने टाइप के होते हैं, किस कंडीशन में होते हैं और कैसे टाइप के लोड पे कैसा टाइप का लॉस अवेलेबल होता है, वो आपको पता रहना चाहिए। वोल्टेज रेगुलेशन पता रहना चाहिए आपको, तब जाके आप फाइनली कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी कर पाओगे। इसमें कोई बहुत ज्यादा टफ थिंग नहीं है, बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला होता है जो बिल्कुल इजीली, अगर आपका ये ईएमएफ इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ है तो आपसे ये फॉर्मूला बहुत आसानी से बन जाएगा। देयर इज नथिंग मच। एफिशिएंसी कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है बहुत ही ईजी है,
याद कर सकते हो आप, लेकिन समझो तो मच बेटर होगा, ठीक है। और इसको एक बार समझ गए तो फिर कभी नहीं भूलोगे आप लोग, दैट इज फॉर श्योर। हमेशा आपको याद रहेगा, हमेशा पता रहेगा आपको कैसे निकालना है, क्योंकि इस चीज को कोई नहीं याद करता है, मैं भी नहीं याद करता हूं इस चीज को। ये बिल्कुल अपने आप ही बनती चली जाएगी, जैसे ही आप उसको लिखना शुरू करोगे, चीजों को अपनी जगह पे फ्रेम करोगे, अपने आप एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक। इसके अंदर क्या चीज नहीं है जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो हिडन है, वो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर OCSC टेस्ट ऑन ट्रांसफॉर्मर, जो टेस्ट ऑन ट्रांसफॉर्मर्स का टॉपिक जो पढ़ते हैं ना हम लोग, दैट इज द ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होता है, क्यों करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं और उससे क्या रिजल्ट मिलता है, ये सारा कुछ आप पढ़ोगे, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दैट आप पढ़ोगे फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफॉर्मर, फेजर रिप्रेजेंटेशन, फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी ओवरऑल भी फेजर पूछा जाता है बहुत सारी जगह पे, तो फेजर इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये भी पढ़ेंगे हम लोग ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर। ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट की क्या जरूरत पड़ती है, वो सारा कुछ पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इन सभी टॉपिक्स में से जब हम कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़ रहे होंगे, तो मैं आपको इसको प्रैक्टिकल तरीके से भी समझाने वाला हूं। इसको हम प्रैक्टिकल तरीके से भी देखेंगे कि एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर जो आप जब अपने घर जा रहे होगे तो आपके कॉलोनी में के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगा होगा, या सब स्टेशन आपने देखा होगा तो सब स्टेशन में जो ट्रांसफार्मर लगे होंगे, एक्चुअल में क्या होता है इनके अंदर, एक्चुअल में क्या मैकेनिज्म होता है। देखो, सर्किट में पढ़ना और उसमें एक ऐसा कुछ लगा देना कि एक मैंने यहाँ पे ऐसा रेजिस्टेंस अज्यूम कर लिया, एक ऐसा कॉइल अज्यूम कर लिया, एक यहाँ से ऐसा कुछ बना दिया, और मैं बोल दूं कि दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर, तो दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। और तो ठीक है, चलो सर्किट सॉल्व करना है तो इट इज गुड, लेकिन प्रैक्टिकली आपको वहां पे जाके अगर देखोगे और ट्रांसफार्मर का बॉक्स जब ओपन होगा और आप उसको उसके अंदर जो चीजें दिखेंगी वो ऐसी नहीं दिखेंगी। उन चीजों को आप कैसे समझोगे देख के, उस फॉर्म में आपको समझाऊंगा मैं प्रैक्टिकल वे में। बिल्कुल, तो थ्योरेटिकल तो हम समझेंगे जो कि न्यूमेरिकल में आपको काम देगा, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको काम देगा, लेकिन मैं प्रैक्टिकल वे में भी आपको समझाऊंगा ये दो टॉपिक खास तौर पे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, क्योंकि ये बिल्कुल बेस है, ये बिल्कुल जान है ट्रांसफार्मर की। तो इसको जितने अच्छे से समझोगे उतना मजा आएगा, उतना इंटरेस्ट आएगा आपका ट्रांसफार्मर्स टॉपिक को पढ़ने के अंदर, ठीक है। तो इसको हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल भी फॉर्म में पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल फॉर्म में भी पढ़ेंगे, और इसके साथ एक और टॉपिक जुड़ेगा जो इसमें नहीं लिखा हुआ इस पूरी लिस्ट में, लेकिन ये वो भी रहेगा, दैट इज द वर्किंग ऑफ आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। द वर्किंग ऑफ आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो इस आइडियल ट्रांसफार्मर के केस से आता है। कई बार ऐसा पूछ लेता है कि आइडियल ट्रांसफार्मर का केस है तो बताओ कि आउटपुट पोटेंशियल कितनी होगी अगर इतना इनपुट पोटेंशियल है तो, ठीक है। या लॉसेस की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो इफ इट इज वर्किंग एज आइडियल ट्रांसफार्मर, एंड अगेन देन इफ इट इज वर्किंग एज अ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा जाता है, तो ये टॉपिक भी इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेडिकेटेड एक वीडियो दिखेगा आपको, देखने को मिलेगा फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक। तो इतने टॉपिक्स थे ट्रांसफार्मर के अंदर जो हम कवर करेंगे। काफी अच्छे सारे खूब सारे वीडियो की पूरी सीरीज मिलेगी आपको, डिटेल्ड फॉर्म में रखूंगा सारे वीडियोस को, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हैं इसके अंदर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। बेसिक्स है तो बिल्कुल बेसिक मिलेगा, आगे अगर 3 फेज पढ़ना होगा तो 3 फेज भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। साथ ही साथ इस ट्रांसफार्मर की मॉड्यूल खत्म होने के बाद भी कुछ आप लोगों के लिए एक सरप्राइज एलिमेंट है, तो जब वो मॉड्यूल के एंड पे पहुंचेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर आपको जो देखने को मिलेंगी, कुछ नया कुछ है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं, आपके माइंड में आ रहा होगा कि ट्रांसफार्मर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल। बेसिक इलेक्ट्रिकल में मशीन्स और ट्रांसफार्मर का एक अपना ही अलग वेटेज होता है, अपार्ट फ्रॉम नेटवर्क पोर्शन, जो नेटवर्क आप पढ़ते हो उसके अलावा भी, ठीक। तो अब इसी चीज को और थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि क्या वेटेज होता है, तो उसको एक बार जरा देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट रखा हुआ है एग्जाम वाइज वेटेज का ऑफ ट्रांसफार्मर्स, कि पूरे इंडिया लेवल पे जो एग्जाम्स होते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो और आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करने जाने वाले हो, तो डेफिनेटली मैं बता दूं कि ये जो चीजें आप पढ़ रहे हो ना, इनका बहुत अच्छा खासा कुछ वेटेज होता है, एक स्पेसिफिक वेटेज होता है। और आपका ये टॉपिक अगर क्लियर है तो आपको ये कहाँ कहाँ हेल्प करेगा। और मैं यूनिवर्सिटी सिलेबस की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में तो डेफिनेटली आपको 100% ये वर्क करेगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं बात करूं तो देखो, एसएससी जेई का जो पेपर होता है,
ठीक है, एसएससी जेई का जो पेपर होता है उसके टेक्निकल पार्ट में अगर आप जाओ, सपोज कर लो पेपर 1 आप दिलाते हो, दैट इज ऑफ 200 मार्क्स, 200 नंबर का अगर पेपर 1 आप दिलाते हो, जिसमें से कि 100 नंबर का टेक्निकल है, 100 नंबर का टेक्निकल है, और 100 नंबर के अंदर से आपको 5 से 10 मार्क्स अकेला ट्रांसफॉर्मर दिला सकता है, अगर आपका इसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, आपसे इसके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो एसएससी क्या होता है ना, एसएससी जो जेई लेवल का एग्जाम जो होता है ये उतना बहुत ज्यादा हायर लेवल का नहीं होता। जो एई लेवल के एग्जाम्स होते हैं ना, असिस्टेंट इंजीनियर लेवल के जो पोस्ट होते हैं, उसके लिए जो एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, जो पीएससी वगैरह करवाती है, यूपीएससी करवाती है बहुत बार, तो उस केस में देखो एई लेवल के एग्जाम्स जो होते हैं ये थोड़े हायर लेवल के होते हैं, लेकिन इसमें भी ट्रांसफॉर्मर्स होता है। ठीक, बस क्वेश्चन का लेवल चेंज हो जाता है। अब जेई लेवल के एग्जाम में आपसे हो सकता है कि पूछ ले कि ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी साइड वाइंडिंग को अगर हम लोगों ने रिड्यूस कर दिया एज कंपेयर टू प्राइमरी साइड, तो व्हाट ट्रांसफॉर्मर विल इट बी नोन एज। ठीक है, हो सकता है इस लेवल के क्वेश्चन आ जाए, लेकिन यही एई लेवल का जो क्वेश्चन रहेगा, वो एई लेवल के क्वेश्चन में उसका लेवल इंक्रीज कर देगा। अब आपको उस लेवल के क्वेश्चन में बोल देगा कि ट्रांसफॉर्मर ऑयल उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर इतनी है, तो बताओ कि फॉर दिस मच अमाउंट ऑफ मॉइस्चर व्हाट विल बी इट्स डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में इतना परसेंट मॉइस्चर आ जाने के कारण क्या चेंज आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एई में दिखेगा आपको, थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन दिखता है, लेकिन जेई में ऐसा नहीं होता है। जेई में बहुत ही एलिमेंट्री लेवल का क्वेश्चन आता है, और जेई के एग्जाम्स आप जितने भी हो आप रेफर करके देख सकते हो, बिल्कुल आपको दिखेगा बिल्कुल क्लियरली कि जेई के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन होते हैं दे आर ऑलवेज फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ द टेक्निकल टॉपिक। टेक्निकल टॉपिक का जो बिल्कुल बेसिक सेक्शन होता है वहीं से क्वेश्चन निकाले जाते हैं, बिल्कुल एडवांस या इंटरमीडिएट लेवल भी नहीं, मैं बोल रहा हूं बिल्कुल बेसिक लेवल से क्वेश्चन आते हैं आपके जेई एग्जाम्स में। तो आपको इसमें 5 से लेके 10 मार्क्स आउट ऑफ कितने, आउट ऑफ 100 मार्क्स ऑफ टेक्निकल पोर्शन ऑफ टेक्निकल। तो टेक्निकल के 200 ओवरऑल, देखो पेपर 1 जो 200 नंबर का होता है उसमें से 100 नंबर तो जीए जीएस वगैरह का रहता है, 100 नंबर जो है वो प्योरली टेक्निकल का रहता है। उस 100 में से 5 से 10 मार्क्स का आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, आपको डेफिनेटली इसी रेंज में ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चंस का वेटेज देखने को मिलेगा। तो एज अगर आप जेई लेवल का कोई भी एग्जाम दिलाते हो ऑल ओवर इंडिया, तो आपको ट्रांसफॉर्मर देखने को मिलेगा इस रेंज के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी और एग्जाम की आप बात कर रहे हैं, जैसे कि दूसरा बहुत ही फेमस एग्जाम है आरआरबी जेई, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड करवाती है, जेई का एग्जाम होता है, या एससी एसएससी का भी एग्जाम होता है। इसमें सेक्शन इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर का भी एग्जाम होता है। ठीक है, तो इनके अंदर तो वेटेज बहुत ज्यादा होता है, दैट इज ऑफ 8 to 12 मार्क्स का वेटेज होता है इनके अंदर। सिर्फ किसका, सिर्फ इस ट्रांसफॉर्मर्स टॉपिक का, सिर्फ इस जो ट्रांसफॉर्मर का जो टॉपिक है ना, जो पूरा देखो मॉड्यूल जो हम लोगों ने डिजाइन किया हुआ है वो इन्हीं को ध्यान में रख के डिजाइन किया हुआ है, इन्हीं एग्जाम्स को देखते हुए इस मॉड्यूल को डिजाइन किया हुआ है कि आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी जो कंटेंट है वो इतना पोर्शन भी अगर है 8 से 12 नंबर का भी है, तो वो प्रॉपर कवर हो जाना चाहिए इसी वीडियो सीरीज के अंदर। और यूनिवर्सिटी एग्जाम तो डेफिनेटली 100% कवर होगा, डेफिनेटली 100% कवर होगा। ठीक है, तो आरआरबी जेई का जो एग्जाम निकलता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो जेई लेवल का एग्जाम होता है, या एससी लेवल का जो एग्जाम होता है सेक्शन इंजीनियर लेवल का, उसमें आपको ऑलमोस्ट इस रेंज में एग्जाम में ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगला कोई एग्जाम की आप बात करो, जैसे कि बहुत फेमस है सीआईएल एमटी का, सीआईएल दैट इज कोल इंडिया लिमिटेड का मैनेजमेंट ट्रेनिंग का अगर एग्जाम आप दिलाते हो, तो इन दैट केस यू विल हैव ऑलमोस्ट 3 to 5 मार्क्स वेटेज ऑफ ओनली ऑफ प्योरली ट्रांसफॉर्मर सीरीज। सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मर की सीरीज का आपको इस रेंज के मार्क्स का वेटेज देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप देख रहे हो और भी कोई एग्जाम, जैसे कि अगर स्टेट का, अगर आप जैसे डीएमआरसी जेई की बात करो, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का जेई लेवल का जो एग्जाम निकलता है, तो इसमें भी देखो इसका वेटेज 5 to 7 मार्क्स का दिखेगा ही आपको। तो आउट ऑफ 100 मार्क्स अगर आपको 5 से 7 नंबर अकेले ट्रांसफॉर्मर के टॉपिक से ही मिल जाते हैं, तो इजंट इट गुड कि आप यूनिवर्सिटी लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हो और एट द सेम टाइम यू हैव आपके कॉम्पिटिटिव का 5 से 7 नंबर की भी तैयारी हो गई। तो अगर ये आपका 100 का ब्लॉक है, यहाँ पे अगर ये आपके 100 मार्क्स के स्टेप लगे हुए हैं, ये पूरा 100 नंबर चढ़ना है आपको, ये 100th स्टेप है टू सक्सेस। तो इसका पहला 5 से 7 मार्क्स जो है दैट इज ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक, तो अगर सपोज आप ये वाला स्टेप जो है इसको पार कर जाते हो, अगर सपोज आपका ये वाला स्टेप क्लियर हो जाता है, तो इन दैट केस
आपका सक्सेस का ग्राफ जो है, लाइन जो है, अब वो शुरू हो जाती है। मतलब आपके 100 स्टेप का पहला स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया, अब जो रिमेनिंग जो है उनको आपको कंप्लीट करते जाना है और आप एक लेवल दूसरों से ऊपर उठ चुके हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है। तो ट्रांसफॉर्मर्स का मॉड्यूल जो है उसको बनाया ही ऐसा गया कि आपकी यूनिवर्सिटी पे भी आपको बेनिफिट मिले, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी तैयारी हो, और एट द सेम टाइम इन सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लेवल पे भी आपकी प्रिपरेशन होती रहे। अगर ये 5 to 7 मार्क्स का वेटेज कोई रखता है तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिले कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए आपको अलग से कोई तैयारी करने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट, तो इसके अलावा देखो और एक दो एग्जाम्स का नाम है, बता देता हूं मैं आपको, दैट इज यूपीपीसीएल, जेई का एग्जाम होता है, इसमें भी इसका वेटेज एग्जैक्टली सेम रहता है, ठीक है। तो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड उत्तर प्रदेश की जो है उसके बेसिस पे मैं बात कर रहा हूं। मतलब ये एक एग्जांपल है, दैट इज फॉर ऑल द पावर कॉर्पोरेशन कंपनीज थ्रू आउट द इंडिया, फॉर ऑल द स्टेट्स। इंडिया में जितने भी बहुत सारे जो स्टेट्स की जो पावर कंपनीज जो रिक्रूटमेंट प्रोग्राम निकालती हैं, रिक्रूटमेंट जो जॉब वैकेंसीज जो रिलीज करती हैं हर साल, उनके बेसिस पे भी अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए अगर आप जेई पोस्ट के लिए अपियर करते हो तो डेफिनेटली आपको इस रेंज के मार्क्स का वेटेज दिखेगा ही, दैट इज फॉर श्योर। फॉर ओनली फॉर ट्रांसफार्मर की मैं बात कर रहा हूं, तो ट्रांसफार्मर आपको इस रेंज के मार्क्स में दिखना ही है। जैसे आरपीएससी हो गया, जैसे राजस्थान पीएससी हो गया, तो उसका एई लेवल का एग्जाम होता है। तो देखो आप देख सकते हो मतलब असिस्टेंट इंजीनियर लेवल के पोस्ट के लिए भी आपको 6 से 8 नंबर का वेटेज में दिखेगा ही ट्रांसफार्मर, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे और एग्जाम होते हैं, उनकी मैंने लिस्ट नहीं बनाई है जानबूझ के, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। आपके पास जो मेजर एग्जाम के जो नाम आपने जो सुने होंगे या जो सुनते होंगे अपने सीनियर से, तो उसके बेसिस पे आपको ये चीज पता रहेगी कि इसका वेटेज किस हिसाब से होता है। तो ये दिस इज जस्ट फॉर अ जनरल आइडिया। अपार्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी सिलेबस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर सेक्शन, द ट्रांसफार्मर टॉपिक जो आप पढ़ने जा रहे हैं, तो ये आपको इससे एक आइडिया मिल चुका होगा, ठीक है। तो ये बताने का मकसद मेरा यही था कि आपको पता चल जाए कि आपके मॉड्यूल में जो चीजें आप पढ़ रहे हो वो कहां तक आपके काम आने वाली है। तो दिस इज नॉट ओनली जस्ट फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, बल्कि ऐसे भी स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इन सब एग्जाम्स की या और भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जो आप टेक्निकल लेवल पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से दिलाने वाले हो, तो उनके लिए भी ट्रांसफॉर्मर्स का इक्वली बहुत ज्यादा वेटेज है। और सिर्फ ट्रांसफॉर्मर ही नहीं, प्रीवियस भी जो मॉड्यूल हम लोगों ने पढ़ा है उनके भी वेटेज है। एक बार किसी एक वीडियो में हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे डिटेल्ड फॉर्म में कि उन सारे मॉड्यूल में आप लोगों ने जो पढ़ा है उसको कहां कहां पे आप यूटिलाइज कर पाओगे इन फ्यूचर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि कुछ अगर हम लोग बुक्स की बात करें कि अगर ट्रांसफार्मर का टॉपिक आप पढ़ रहे हो, ये सारा कुछ टॉपिक अगर आपको कवर करना है तो आपको पैरेलली अगर पढ़ना होगा, जैसे आप वीडियो भी देख रहे हो और पैरेलली बुक की स्टडी जो होती है दैट इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। तो आप कौन कौन सी बुक रेफर कर सकते हो? तो बुक में मैं बता दूं आपको, आप अशफाक हुसैन बहुत अच्छे राइटर हैं, इनकी जो बुक है स्पेसिफिकली फॉर ट्रांसफार्मर, इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। अशफाक हुसैन की बुक आप रेफर कर सकते हो। आप जेबी गुप्ता की बुक भी रेफर कर सकते हो फॉर मशीन्स और मशीन एंड ट्रांसफार्मर, ऑब्वियस थिंग है। और आप जैन एंड जैन तो है ही है, जैन एंड जैन की बुक भी है ही है। और इसके अलावा आप बीएल थरेजा की बुक भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैं बताऊं, सब इंडियन राइटर्स की बुक मैं बेसिकली बता रहा हूं आपको, ठीक है। और ये स्टार्टिंग लेवल पे है, बिगिनर लेवल पे अगर आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल आप इन बुक से आप हेल्प ले सकते हो। इनसे आपको एलिमेंट्री लेवल का जितना अच्छा डिटेल मिलेगा वो और किसी बुक से नहीं मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर। आप सहदेव एंड चतुर्वेदी की बुक से भी आप रेफरेंस ले सकते हो, बहुत अच्छा कंटेंट दिया रहता है उसमें भी। वन ऑफ द बेस्ट इज अशफाक हुसैन बुक, बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा राइटअप है, बहुत प्रॉपर एकदम लिखा हुआ है सब कुछ, सभी बुक बेस्ट है इनफैक्ट तो, लेकिन आप इसी सीक्वेंस में अगर फॉलो करो तो और ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इन बुक से आप अभी से पढ़ना शुरू कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपको मॉड्यूल 6 का पहला वीडियो जो है वो देखने को मिलने वाला है। सो स्टे कनेक्टेड। अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड अप करता हूं। दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन या सिलेबस इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर। जल्दी मिलेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर्स से, दैट विल बी आवर वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ मॉड्यूल नंबर 6। सो प्रीवियस जितने वीडियोस हैं आई होप कि आप लोग वो सब देख के आए होंगे। बहुत सारे कंसेप्ट वहां से आएंगे, चाहे मॉड्यूल 2 की बात हो, एसी सर्किट्स, वहां से भी कंसेप्ट निकल के आएगा। मैग्नेटिक सर्किट मॉड्यूल 4 की बात हो तो वहां से भी कंसेप्ट निकल के आएगा।
कुछ डीसी मशीन्स के अंदर से कुछ फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की मैं बात करूं तो उधर से भी कंसेप्ट निकल के आएगा। तो ऐसे 2-3 मॉड्यूल का कुछ समराइज्ड फॉर्म में कुछ कंसेप्ट जो होगा वो भी आपको यहाँ पे यूज करने की जरूरत पड़ेगी। तो आई होप कि आप सारे मॉड्यूल प्रॉपरली फॉलो किए होंगे, पूरे सीक्वेंस में आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा और आगे भी देखते जाओगे जब ये 6th मॉड्यूल हमारा शुरू होगा। तो चलिए इस वीडियो को अब यहीं पे रेस्ट अप करते हैं, जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एंड लेट अस हैव अ ग्रेट स्टार्ट फॉर द ट्रांसफॉर्मर्स। सो लेट अस एंड दिस वीडियो स्टूडेंट, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।